अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। हम ज़िंदगी में बहुत मरतबा बहुत कुछ पढ़ते हैं और बाद में पता ये चलता है कि वो गलत था, वो झूठ बोला जा रहा था हमसे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पुरानी किताबें उठाएं, स्कूल की किताबें उठाएं, लोगों की बातें उठाएं जो आपसे पहले कही जाती थी, और उसके बाद अब आज आप उनका जब तज्जिया करें, एक रेट्रोस्पेक्ट एनालिसिस करें, तो आपको पता चलता है कि ये तो हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा झूठ बोला गया था, हाथ हो गया, और ये तो असल में तो मामला कुछ और है। हाथ कर रहे थे जी बिल्कुल, ये तो हाथ हो गया हमारे साथ। अब ये वैसे बड़ी स्लैंग लैंग्वेज है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, वो एक्सपेंस कर रहे हैं। अब तो खैर टीवी वो रहा ही नहीं, एक्सपेंस भी तो हो जाता है, हर किस्म की उल्टी सीधी बात, हरकत और सकनात। अरे भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स जो पाकिस्तान में उर्दू टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं जिसमें गुफ्तगू इस कदर गलीज गुफ्तगू हो रही थी कि मैं तो शर्म से सर डबल मीनिंग टॉक, और जिस किस्म की वो लैंग्वेज और जिस किस्म के आइडियाज उस लैंग्वेज और उस जबान से आवाम में फैलाए जा रहे हैं। आवाम भी हंस रही है, ऑडियंस भी बिठाई हुई है, तालियां भी बजा रहे हैं हम, और फिर हम कहते हैं तरबियत नहीं हो रही बच्चों की। बहरहाल मैं जो कोई और बात कर रहा था तो आप इधर उधर ले गई मुझे। जी। जो मैं बात कर रहा था कि हमें बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, वो बाद में पता चलता है कि वो गलत है। अब हुआ क्या है, हमें हमेशा से ये बताया गया था कि जो इस्लामी ममालिक हैं तमाम जो दुनिया के, वो सारे आज़ाद हैं और फ़लस्तीन पर इसराइल का कब्ज़ा है। फ़लस्तीन जो है वो बेसिकली वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उन्हें आज़ादी चाहिए, और बाकी सारे मुसलमान ममालिक आज़ाद हैं। एक और पॉइंट भी ऐड कर लें कि सारी जो इस्लामी दुनिया है वो तो बड़ी पावरफुल दुनिया है, बहुत बहादुर और बड़े ही एक मुट्ठी है, और बस इस किस्म की ज़रा बातें आती थी। अब पता ये चल रहा है कि असल में तो फ़लस्तीन ही आज़ाद था, बाकी सारे तो ग़ुलाम हैं, बाकी सारे तो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वो कुछ डॉलर के ग़ुलाम हैं, कुछ पावर के ग़ुलाम हैं, कुछ अपने ताल्लुकात के ग़ुलाम हैं, कुछ अपने नफ्स के ग़ुलाम हैं, लेकिन हैं सारे इस्लामी ममालिक ग़ुलाम, और सिर्फ़ एक है जो आज़ाद है, और वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, चाहे उसके पास कुछ ना हो, चाहे उसके पास कोई साजो सामान, कोई असला ना हो, वो पत्थर से भी मुकाबला कर रहा है, और उसका दिल, उसका दिमाग, उसका जज्बा वो आज़ाद है। वो आज़ाद ममालिक कहलाते हैं जिनका जज्बा आज़ाद होता है, जिनका दिल और जिनका ईमान आज़ाद होता है। बाकी सारे जो आज बैठेंगे OIC में, वो OIC का आज बड़ा अहम इजलास बुलाया गया है। अब उसमें होगा क्या, होना क्या है? पहली चीज़ तशवीश का इजहार होगा उसके ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद कोई मजम्मती करारदाद होगी, ठीक है। फिर उसके बाद एलामिया जारी होगा, और एलामिया में ये बात की जाएगी कि ये चीज़ें जो हैं वो बंद की जाएं, दैट्स इट। उसके अलावा अगर कोई एक या कोई इमदाद वगैरह का ऐलान हो जाएगा, इमदाद का हो सकता है, बंद करने का भी ऐलान नहीं, ये तो होगा। अच्छा। अब देखिएगा ना, कल बात कर लेंगे इसके ऊपर भाई, ठीक है। ये चीज़ें होंगी, ये 3-4 चीज़ें। उसके अलावा अगर कोई चीज़ हो तो बताइएगा मुझे, बिल्कुल, ठीक है। अगर करने वाले होते, अगर आज़ाद ममालिक होते, तो इसराइल इतना सा है और उसके इर्द गिर्द हर तरफ मुसलमान ममालिक हैं, और उनके दरमियान में बैठ के वो जिस तरीके से धड़ल्ले से बदमाशी कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा करने की, अगर उसके गिर्द जो मुसलमान ममालिक हैं वो उसके ऊपर वो जो रोब और दबदबा और एका होता है उनके अंदर। बिल्कुल, वहाँ पर सिर्फ एक लिबनान है बेचारा जो उनको मार रहा है, कुछ कर रहा है, और मिस्र बहुत सारी चीजें कर रहा है। ईरान ने बड़ी हद तक जो है वो बड़े सख्त जो है वो बयानात भी दिए हैं, ऐलानात भी कर रहे हैं, और कहते हैं सत्तू पी के सोए में। ये एक मुहावरा है, पता नहीं इसके मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, लेकिन सत्तू पी के सोए में ऐसा ही है। उसके बाद नींद ज्यादा आती होगी, कोई इस किस्म की लस्सी वस्सी। लेकिन अगर इसराइल के पीछे पुष्टपनाही जो अमेरिका की है वो हल्की सी हट जाए, या वैसे ही हट जाए, या पूरी दुनिया अमेरिका को ही जाकर इतना दबाव डाल दे, दुनिया क्या मुसलमान ममालिक ही डाल दें, सब इकट्ठे हो जाएं और वो अमेरिका को ये कह दें कि भाई तुम पीछे से हट जाओ इसके, तो इसराइल खड़ा ना रह सके। उर्दू ने भी मना कर दिया ना मिलने से वो इसराइल अमेरिकी सदर से। बिल्कुल। तो बहरहाल ये सारी बातें हम करेंगे। कल भी रात में जो अस्पताल पर एक हमला हुआ है, अब जब अस्पतालों पर हमले होने लगे जी, और कहते हैं उन्होंने मजीद ऐलानात भी किए हुए हैं कि हमने ये अस्पताल मजीद हमने बर्बाद करने हैं, इधर हमने हमले करने हैं। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद प्रोग्राम में वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। गजा के अस्पताल पर इसराइल की बमबारी, 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। नैब तरमीम फैसला, हुकूमत ने अपील के लिए मज़ीद 15 दिन मांग लिए।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बीजिंग में रूसी सदर प्यूटन से अहम मुलाकात। कंबोडिया को शिकस्त, पाकिस्तान फुटबॉल टीम पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहुंच गई। वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा अपसेट, नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दे दी। गजा में 50,000 हामला ख़वातीन को तिबी सहूलतों तक रसाई हासिल नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा। खालिस्तान के हामी ग्रुप की फ़लस्तीनियों के लिए $21,000 इमदाद का ऐलान। जापान का गजा के लिए $10 मिलियन इमदाद का ऐलान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का हम जिन्स परस्तों की शादी कानूनी करार देने से इनकार। जी, तो ये था 60 सेकंड न्यूज़ में न्यूज़ का खुलासा। और अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जी दुनिया में हो क्या रहा है, ज़रा उसकी डिटेल देख लेते हैं। गज़ा पर अस्पताल में इसराइल की बमबारी हुई है, 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और ये ज़ाहिर है ये एक वहशियाना बमबारी जो है वो जारी है कई दिनों से। और अब नौबत इस चीज़ पर आ गई है कि अस्पतालों को, या ये वो जगह होती हैं कि जिसके ऊपर ज़ाहिर है लोग जा रहे हैं इलाज के लिए, तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल जो जंगी कवानीन हैं उन सब की धज्जियाँ बिखेरी हैं। ये अस्पताल तबाह नहीं किया है, ये उन कवानीन को तबाह किया है इसराइल ने, जो वो हमेशा से करता आया है, लेकिन इस मरतबा मज़ीद धड़ल्ले से उसने ये सारे कवानीन जो हैं उनको बिल्कुल तार तार कर दिया है और दुनिया के मुंह पर एक तमाचा मारा है कि हम जो चाहें कर लें, तुम बेगैरतों तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बुनियादी उसका लुब्बे लुबाब है। अब इस लैंग्वेज पे अगर आपको कोई एतराज़ हो रहा है तो होता रहे, माजरत कर लेता हूँ मैं आपसे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ यही है कि हुआ यही है, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यही मामला ऐसा ही है। और ये तो अभी लोगों ने बहुत चीखो चिंगाड़ शुरू कर दी ना कि वॉर क्राइम है भाई, अस्पताल पे हमला तो वॉर क्राइम है। वॉर क्राइम तो भाई रेजिडेंशियल एरिया पर इनोसेंट सिविलियंस को भी मारना वॉर क्राइम था। वॉर क्राइम तो जर्नलिस्ट को भी टारगेट करना वॉर क्राइम था। वॉर क्राइम तो डॉक्टर्स को, एड वर्कर्स को या एड को रोकना भी किसी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में जाने से, ये भी वॉर क्राइम है। इसी तरह और कोई बहुत सारे ऐसे वेपन्स और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा, जो नुकसान जो हो रहा होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 आप कर दें, क्योंकि वो उनकी सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। फॉस्फोरस बॉम्ब्स का हम जिक्र कर रहे हैं, पिछले 10 दिन से वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, ये भी वॉर क्राइम है। तो बहुत सारे वॉर क्राइम्स की डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये सारी डेफिनेशंस बदल गई हैं दुनिया के लिए। और जिनको हम माजी में समझते थे कि भाई ये शायद वॉर क्राइम है, वो इसराइल अगर करेगा तो वो वॉर क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आएगा। ये इस किस्म की जो चीज़ है ये समझाने की कोशिश की गई है। बहरहाल इसी हवाले से एक और बड़ा अहम बयान भी सामने आया, वो भी मैंने सोचा आपको बता दूं। जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं हमजा यूसुफ साहब, उन्होंने भी ऐलान किया है कि हम वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि जो रेफ्यूजीज होंगे, उनको स्कॉटलैंड जो है वो पनाह देगा। और मतलब हमारे दरवाजे उन्होंने कहा है कि पनाहगुज़ीनों के लिए खुले हुए हैं और हम ये करेंगे उनके लिए। स्कॉटलैंड में पहले भी उन्होंने कहा कि हमने लोगों को पनाह दी और हमने उनको रखा बड़े इज्जत से तरीके से। और अब भी जो गज़ा के लोग हैं या जो भी फ़लस्तीनी ऐसे हैं जो कि पनाह चाहेंगे और वो आएंगे इस तरफ, हम उन्हें वेलकम करेंगे और हम उनका ख्याल रखेंगे। तो एक तो ऐलान उनकी तरफ से इस तरह का सामने आया, पॉजिटिव ऐलान है, बिल्कुल पॉजिटिव ऐलान है। लेकिन अब देखते हैं कि इसराइल की तरफ से क्या ऐलानात आते हैं, क्योंकि उसने जो खैर करना था वो तो कर लिया और अब रोज़ाना की बुनियाद पर करेगा। इस सेंट्रल गज़ा में ये मौजूद था और इसका नाम भी अल शिफा हॉस्पिटल, बिल्कुल। तो आप जो है वो इसके अच्छा, इसकी एक वीडियो आई है जो अस्पताल से बनी हुई है। जो अस्पताल में जो एक्टिविटी हो रही थी ना, वो बड़ी तशवीशनाक एक्टिविटी है जिसके ऊपर इसराइल ने हमला किया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। अब बात कर रहे थे हम इसराइल ने जिस तरीके से अस्पताल पर हमला किया है, उस अस्पताल में हो क्या रहा था, और जाहिर है ऐसी एक्टिविटी अगर होगी तो हमला बनता है। बताइए एक्टिविटी क्या है वो जरा देखें, ये वीडियो दिखाएं भाई पब्लिक को, जरा पता चले कि ये कर क्या रहे थे उस हॉस्पिटल में कि उसके ऊपर हमला करना इतना ज़रूरी हो गया था। ये देखें, ये इसकी वीडियो है, ये इसके अंदर देखें बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। ये कोई तरीका है? यहाँ पर तो ये रेफ्यूजीज बेचारे पनाह लेके बैठे हुए थे। अब ये बच्चे जो हैं वहाँ पर उस हॉस्पिटल की सफाई भी कर रहे हैं, अपना वहाँ पर जो रेफ्यूजीज़ के साथ एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि उनका जो मेंटल ट्रॉमा है वो दूर किया जाए, ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये एक्टिविटी अगर कहीं हो रही होगी वहाँ पर, आपको क्या लगता है हमला नहीं किया जाना चाहिए? ये तो खुली दहशतगर्दी करने के प्लान बना रहे हैं ये लोग बैठ के यहाँ पे। ये देखें झूले झूल रहे हैं बच्चे, वो हाथ पकड़ के यूँ ऐसे खेल रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी नहीं है तो और क्या है? इस पर तो फिर सही बात है भाई, बिल्कुल पूरी। और उसके बाद क्या हुआ
इस अस्पताल की हालत क्या हुई जब हमला हो गया, ये वो सूरत हाल है। ये आपको अब नज़र आ रही है कि जब ये रात में इस पर हमला हुआ तो ये सारे जो दहशतगर्द जो थे, जो कि इसराइल पर हमलों के प्लान बना रहे थे, वो सब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्पताल पे हमला एक वैसी चीज़ है कि वाकई जिस पे कि बहुत सारों का दिल मज़ीद दहल गया। वैसे तो ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल थी, लेकिन इस पे मज़ीद जो आलमी कम्युनिटी के ऐसे लोग जिनको इन्फ्लुएंशियल हम कहेंगे या जिनकी बात हम करें कि जो लोगों को कायल करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें, उनकी तरफ से बहुत बयानात आए हैं। आमिर खान जो बॉक्सर हैं पाकिस्तान के, आलमी शोहरत याफ्ता, उन्होंने बड़ी ट्वीट्स की। वो खैर काफ़ी दिनों से ये बात उठा रहे हैं कि भाई दुनिया क्यों नहीं कुछ कर रही, लेकिन अब तो उन्होंने भी ये पूछा कि वाई इज़ द वर्ल्ड नॉट पुटिंग अ स्टॉप टू ऑल दिस नॉनसेंस। और उन्होंने और भी बड़े सख्त जो है अल्फाज का इस्तेमाल किया इसी अस्पताल के हमले के बाद। उनकी ट्वीट आई, उन्होंने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, WHO ने भी किया है। बिल्कुल, तुर्क सदर तो खैर काफ़ी वोकल हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इज़हार किया है, तशवीश किया है। और मलाला यूसुफजई की भी एक ट्वीट आई है, उन्होंने भी वीडियो में एक ऐलान किया है। पॉजिटिव बयान है जी, बड़ा अच्छा बयान है जी। बिल्कुल, अपील कर रही है कि आप भी डोनेट करें, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को करें जो भी वहाँ पर एड फराहम कर रही है उनको ज़रूर डोनेट करें। $3 लाख का ऐलान मलाला ने किया। उन्होंने कहा भाई इस को सीज़ फायर होना चाहिए, सारी दुनिया को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। अब ये जाएगी कैसे एड, वहाँ पर पहुँचेगी कैसे, इस्तेमाल किस तरह होगी, ये तो मामला अजीब से ही है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर तो फुल ब्लॉकेट चल रहा है। अच्छा, BBC वालों ने एक अपॉलॉजी की है, हज़ारों लोग BBC वालों को लोगों ने बताया है, तो फिर BBC वालों को कुछ ख्याल आया है। चले, अल्लाह का शुक्र है ख्याल आया भाई। लोगों ने गज़ा की पट्टी पर जो इसराइल की मुसलसल बमबारी है बंद करने का मुतालबा किया। उसमें अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चे और ज़ाहिर है तकरीबन कोई 3000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और इन एहतजाजी रैलियों के हवाले से BBC की एक रिपोर्टर मरियम मुशैरी ने एक खबर दी जिसमें उसने फ़लस्तीनियों के लिए होने वाले मार्च में हमास की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम लगाया था, और फिर कल इसकी तरदीद हुई और गलत रिपोर्ट उन्होंने पेश करने पर माजरत की। मिसलीडिंग था। और यहाँ तक मामला पहुँचा कैसे? एक तो खैर ठीक है, ये हो सकता है कि बिल्कुल किसी और एडिटर को, किसी को ये ख्याल आया हो कि भाई ये मिसलीडिंग थी और इस पर अपॉलॉजी बनती थी, लेकिन लोगों ने भी इनको बड़ा मजबूर किया कि आप ये अपॉलॉजी करें। BBC का जो हेडक्वार्टर है उसके खिलाफ ऐसा शदीद रद्द अमल आया कि लोगों ने उसकी पूरी बिल्डिंग को लालो लाल कर दिया, रंग फेंक दिए और उन पर अमारत जो है, ये आप वो वीडियो देखें, ये BBC का हेडक्वार्टर है जिसको जाकर लोगों ने लाल पेंट से लालो लाल कर दिया। और बेसिकली तो लाल का मतलब वो ये सिंबॉलिक एक था उनका मीनिंग कि भाई वहाँ पर खून बह रहा है और आप लोगों ने ये मजाक लालो लाल कर दिया। तो नई टर्मिनोलॉजी ला रही है, वाह। तो ये लाल रंग उन्होंने ब्लड की निशानदेही, ओके। और ये एक तरह से उन्होंने दिखाया कि भाई वहाँ पर खून बह रहा है आम लोगों का, बच्चों का, औरतों का, बुजुर्गों का, और आप लोगों ने यहाँ पर वेस्टर्न मीडिया ज़्यादातर तो मिसलीड ही कर रहा होता है ना। बहुत सारे जो वेस्टर्न मीडिया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के और राइट टू इन्फॉर्मेशन के चैंपियन बनते हैं, वो करते ये हैं और वो इस तरीके से करते हैं कि दुनिया उस पर एतबार कर लेती है, समझ नहीं आती। तो बुनियादी चीज़ ये है, तो इसीलिए अपना मीडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, अपना मीडिया शदीद ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा जी, तो ये तो थी बातचीत फ़लस्तीन के हवाले से। अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ नज़र डालते हैं। पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम ने एक मार्का सर अंजाम दिया है जी। पहली बार वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग गेम जीता है, कंबोडिया को शिकस्त दी है, और जो वर्ल्ड कप का जो एशियन क्वालिफायर था उसके दूसरे राउंड में पाकिस्तान ने जगह बना ली है। और कंबोडिया की टीम ने कोई गोल नहीं किया इस मैच में, एक गोल किया पाकिस्तान ने, और ज़बरदस्त जी। 2018 के बाद ये पाकिस्तान की पहली जीत है जी। और अब पाकिस्तान का मुकाबला होगा सऊदी अरब से, ताजिकिस्तान से, उर्दून से होगा, ये नवंबर में होगा बेसिकली। और हारून हमीद जो है खिलाड़ी जिन्होंने ये गोल किया, बड़ा ज़बरदस्त गोल करके पाकिस्तान की पूरी जो टीम थी उसको देखें आप, पब्लिक जो वहाँ पर बहुत ही कम मौजूद थी, लेकिन जो थी बड़ा खुश हुए वो लोग। टीम जो है उसने सजदा रेज़ हुई वो टीम, क्योंकि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा मौका है और बहुत ही ये पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के लिए खुशाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान फ़ुटबॉल के साथ जो चीज़ें चल रही थी, जो वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहते हैं कि फ़ुटबॉल फेडरेशन बिल्कुल हमारी इस तरह काम कर रही है कि जैसे काम तो खैर करना ही क्या, अगर काम कर रहे होते तो हमारे हालात ये ना होते, लेकिन बहुत बुरे हालात थे। अब अप्रैल 2021 में पाकिस्तान पर 15 माह के लिए पाबंदी भी आयद की थी, और फिर पाकिस्तान की जानिब से फिर मुख्तलिफ मामलात हुए बड़ी मुश्किल से, और अब जो है वो ये टीम कंबोडिया की आई यहाँ पर और ये मैच हुआ और पाकिस्तान जीता। बिल्कुल, लेकिन नाजरीन आपको याद है कि हमारे यहाँ ज़्यादा खेलों को और खिलाड़ियों को कोई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा नहीं जाता, और कुछ तस्वीर हमारी टीम ने अगर रखी हो
हाँ। जो आपको दिखाते हैं कि जब कंबोडिया की टीम पाकिस्तान पहुंची तो क्या और हुआ? उनका ओए होए। इस्तकबाल हुआ, किस शानदार तरीके से उनको एयरपोर्ट पर गाड़ियां रिसीव करने गई और किस तरह से उनको लिया गया, फुल स्क्रीन पे दिखाएंगे। इस तरह से नजर नहीं आएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये आला तरीन एजाज के साथ उनको रिसीव किया गया और वो जो भी सोच कर पाकिस्तान आए थे उनकी सोच से इंतहाई मुताबिकत रखते हुए उनका इस्तकबाल हुआ और सामान जो है वो शेज़ोर ट्रकों में भरा गया और इसी तरह उनको रिसीव किया गया पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो दिस इज हाउ वी वेलकम द प्लेयर और इसी तरह मेहमान, हमारे मेहमान जो कि पहला इंप्रेशन आपका किसी मुल्क में एंटर होते ही फिर उसको हरा भी दिया आपने उनको, फिर हरा भी दिया, ये आपने और पे जुल्म कर दिया। लेकिन वाकई ये गलत बात। ये भी तारीख रकम हुई है। एक तारीख आपने उनको हरा के रकम की, एक तारीख ये इस्तकबाल करके रकम की। बिल्कुल। तो ये आप अंदाजा लगाएं हमारी सीरियसनेस का, हमारे एहसास करने का। तो अल्लाह ताला हमारी कौम को और हमारे हुक्मरानों को अकल अता फरमाए, एहसास करने की तौफीक दे। अच्छा, वो वर्ल्ड कप देखा आपने कल मैच? कल मुकाबला बड़ा था, जो अच्छा आपकी था। टीम जो थी मेरी टीम, अच्छा मुकाबला था, बिल्कुल अच्छा पाकिस्तान से तो आप अक्सर लाताल्लुकी का मैं ऐलान कर देती हूँ। लेकिन ये है कि कल वाली टीमों में मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सी टीम को अपना कहूँ। देखिए, जनूबी अफ्रीका की टीम हमेशा से बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन नीदरलैंड ने कल जिस तरीके से हराया है, 15वां मैच था ये, जबरदस्त 38 रन से हराया और ये सेकंड अपसेट हुआ। इससे पहले इंग्लैंड हारा था, वो एक अपसेट था, और अब ये दूसरा अपसेट हुआ है जिसमें साउथ अफ्रीका हारा है। नीदरलैंड ने बड़ा ज़बरदस्त खेला और 246 रन का ताक़ुब करना था, लेकिन 207 पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो ढेर हो गई और बस ढेरों ढेर हो गई, जो आप कहते हैं लालो लाल। हाँ। तो ये ढेरों ढेर हुई है। ये नीदरलैंड की जानिब से वैंडम हवे ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, लोगन वैन बैक, पॉल वैन मैक्रेन और बेस्टलेड ने भी 2-2 विकेटें हासिल की और 245 का हदफ वैसे लग तो नहीं रहा था कि दिफा कर पाएगा नीदरलैंड इसका, लेकिन 246 का टारगेट था और साउथ अफ्रीका ना बना सका। शुरू में उनकी वो विकेटें जो है वो जरा हिल गई थी, तो बस क्या हो गई थी, हिल डुल गई। आज यही चल रहा है भाई, अजीब अजीब से अल्फाज वो नहीं है, वो जो एक लफ्ज के साथ खामखा आप एक दूसरा लफ्ज लगाते हैं, वो आज मेरा चल रहा है, पता नहीं जी। तो अब ये बड़ा अपसेट्स वाला ये वो है वर्ल्ड कप। अल्लाह ना करे हमें कोई अपसेट का सामना करना पड़े। हमारे जो मामलात हैं वो बड़े खतरनाक चल रहे हैं। अगर आप कह देते कि पाकिस्तान ने भी अपसेट किया तो मैं उधर एहतजाज करती। हमारे मैच में कोई अपसेट नहीं हुआ, वो हतमी था, वो यकीनी था, वही होना था। तो पाकिस्तान आगे किसी अच्छी टीम को हरा के तो अपसेट कर सकता है। बिल्कुल। तो बाकी ये कि मैच भी जरा छोटा था ये, हाँ, तो बारिश हो गई थी ना, बारिश हो गई थी और ये बारिश हो गया। पाकिस्तान के खिलाड़ी बीमार चल रहे हैं मैडम, मसला ये है। बिल्कुल, बुखार चल रहा है उनको, फीवर चल रहा है, फ्लू चल रहा है, उनके टेस्ट वगैरह हो गए हैं। तो ठीक है, मुझे भी फ्लू है, खांसी लगी हुई है, चेस्ट इन्फेक्शन है। मैं आपके हेलो हाय से आज अंदाजा हो गया था शुरू में, आपने जब शुरू किया मैं शिफा यूसुफ मैं बस तो मैं आ रही हूँ इंतकाल पजीर हूँ और क्या, तो उनको भी खेलना पड़ेगा। बुखार डालें, 2 गोलियां डालें उसकी और बस आ जाए। हाँ, तो मैदान में उतर जाएगा बुखार, फिर दोबारा चढ़ेगा, लेकिन आप गोलियां खा के खेलिएगा। हाँ, गोलियां खा के खेल लेना भाई, खेल लो, कुछ कर लो। तो बस ये है एक, और आखिर में जाते जाते आपको एक क्विक वीडियो दिखाते हैं। ये जो है जन्नत में जाने का टिकट है और ये मैं जरूर इस पे क्या करना, क्या मुझे बताएं। आपको सिर्फ ये करना है, आप सुने जी फुल स्क्रीन पे मैं जाऊंगा जन्नत में, हर कोई जाना चाहता है, हर मुसलमान जाना चाहता है। बिल्कुल, और बगैर हिसाब के। हाँ, बगैर हिसाब के बस ये काम तो फिर मैं करूंगा ही करूंगा। करना क्या है ये तो बता दो। सुनाए। हमारी पार्टी में बहुत मुश्किल वक्त आ गया था, तो कुछ लोग फिर ऐसे इकट्ठे हो गए जैसे इकट्ठे हो गए। तो मैंने उन्हें कहा, मैं वो सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में, जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे, तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। अब जितने आप आ गए वो तो जन्नत में जाएंगे, लेकिन मैं जन्नत का वो ये देते हैं ना, ये आले रसूल ये देते हैं ना सर्टिफिकेट की, ये जन्नती है। तो मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूं कि जो यहां आ गए हैं वो तो जाएंगे ही, जो लाहौर जाएंगे किस बात को, वो भी इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाएंगे।
सीधे बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। इन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए, आप उधर अगर मौजूद होते तो ये सर्टिफिकेट आपके पास भी होता। मैं जा रहा हूँ, लाहौर जा रहा हूँ भाई, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं लाहौर जाना? मैं कौन रोक सकता है लाहौर जाने? बिल्कुल, और क्या। और जब जन्नत का वादा हो गया मोटरसाइकिलों और बिरयानी की प्लेटों का, रहमान साहब अल्लाह आप पर रहम करे और हम सब पर रहम करे, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आमीन। वक्फा ले लें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। भाई बहुत सारी अजीब अजीब सी बातें हमने कर ली और जन्नत में भी लोगों को पहुंचा दिया और हमने ये भी बता दिया लोगों को कि पाकिस्तान बगैर हिसाब के, वैसे ये बात मत भूला करें। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट पूरा ठीक है, सॉरी, बगैर हिसाब के जन्नत का टिकट, हाँ, सर्टिफिकेट, सॉरी। तो अब ये तो चलो ठीक है, सही। लेकिन अब एक और चीज़ जो यूँ कहते हैं ना आपको कि वाकई जन्नत में जाने वाली चीज़ है, हाँ, वो क्या है? कि जब दुनिया में कहीं जुल्म, सितम, बर्बरियत चल रही हो तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसके खिलाफ आपकी जितनी भी हैसियत है, बिल्कुल, जितनी भी आपकी इस्तात है, जो आपका लेवल है, जो आपका डोमेन है, आप उस डोमेन में वहाँ पर अपना एहतजाज या अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर कर दें। हमारे यहाँ पे ये होता है, लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे ये अकेले से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक। तो ये जो व्हाट डिफरेंस विल इट मेक है, ये हमारी एक बहुत बड़ी खाम ख्याली है। ये एक हमारे जहन में, जिसे वो हमारे वालिदैन कहते हैं ना, खन्नास है ये खन्नास है हमारे जहनों का। एक एक शख्स, एक एक एक्शन, एक एक एक्टिविटी वो माने रखती है और आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि रिजल्ट क्या हुआ। आप फ़लस्तीन और इसराइल तनाज़े को रुकवा सके उवैस साहब या शिफा साहिबा या नहीं रुकवाया आपने? आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने खुद क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपकी इतनी इस्तात थी, इतना आपका डोमेन था, इस पर आपने क्या कर लिया, ये बता दो भाई जी। ये बुनियादी चीज़ है। और अब इस हवाले से सारी दुनिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यूके वगैरह में तो ख़ास तौर पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यूके में बड़ी पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, लैटिन अमेरिका साइड पर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हुए। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का रद्द-ए-अमल उन प्रोटेस्ट के हवाले से ज़रा मुख्तलिफ था। फ्रांस में, जर्मनी में तो पुलिस ने बाकायदा प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज और इस किस्म के गोला मतलब जिसको कहते हैं ना डंडे सोटे बरसाए और उनको प्रोटेस्ट करने से रोका। लेकिन बरतानिया में बहरहाल बहुत बड़ा हज़ारों की तादाद का जो है वो प्रोटेस्ट हुआ। इस हवाले से ज़रा बात करते हैं। उसके हवाले से भी खबरें मुख्तलिफ सामने आई कि शायद हुकूमत जो है वो प्रो पैलेस्टीनियन मुजाहिरों को बैन करने जा रही है या बैन कर दिया, क्योंकि यूके की वजीर आजम का बहरहाल मौक़िफ़ इस पे फ़र्क है। वो तो बाकायदा तौर पर भरपूर खुलकर इसराइल की हिमायत में उतरे हुए हैं। ऋषि सुनक और ऋषि साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं अब जा रहा हूँ इसराइल जा रहा हूँ। बाइडन के बाद शायद उन्होंने कहा मैं भी तो जाऊंगा ना भाई, मैं भी तो उसी रास्ते पे चलूंगा, मेरा भी तो वही है, छोटा भाई हूँ ना उनका मामला जी, तो जाहिर है। तो खैर इस हवाले से हम बात करते हैं कि वहाँ पर प्रोटेस्ट की क्या सूरत हाल है और क्या वाकई कोई हुकूमत उस पर बैन शैन लगाने का कुछ सोच रही है या नहीं। ऐसा नहीं कर सकते, वैसे मुश्किल ही है कि वो लोग उनको वहाँ पर करने दें। लेकिन बहरहाल हमारे साथ यूके से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, राजा खावर बशीर साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, बताइए क्या सूरत हाल है वहाँ पर? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, गजा पट्टी पर इसराइल और हमास के दरमियान कई दिनों से जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस जंग में बड़े पैमाने पर हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। इस हवाले से फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और नौजवान जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। अगर दुनिया पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त इंसानियत के साथ हमदर्दी रखने वाले सरापा एहतजाज हैं। अगर बिलखसूस यहाँ पर बरतानिया के हवाले से बात की जाए तो बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों जिनमें लंदन, ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर, बर्मिंघम के अलावा कई दीगर शहर भी शामिल हैं, मुजाहिरों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन के हाथों में प्ले कार्ड्स और कतबे हैं जिन पर फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती दर्ज है। इस हवाले से अगर सबसे बड़े मुजाहरे की यहाँ पर बात की जाए तो बरतानिया के शहर लंदन में बहुत बड़ा मुजाहरा देखने को मिला, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अलावा मुख्तलिफ जगहों पर शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का यही कहना था कि बरतानवी हुकूमत और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसराइल पर इस बात का दबाव बढ़ाए, गजा पट्टी पर जो है वो सीज़ फायर करें। इस हवाले से बरतानिया का
मौक़िफ़ पहले ही सामने आ चुका है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बात कह चुके हैं कि हमारी जो सपोर्ट है वो इसराइल के साथ जारी है, मगर मुज़ाहिरीन जो हैं वो अपना दबाव शदीद बरकरार रखे हुए हैं। इस हवाले से मुज़ाहरों का ये सिलसिला आने वाले कई दिनों तक जारी रहने का इम्कान है। मुज़ाहरे जारी हैं जी। बहुत शुक्रिया राजा खावर बशीर साहब हमारे साथ बरतानिया से मौजूद थे, और मुज़ाहरे बहरहाल जारी हैं और जारी रहेंगे। मुज़ाहरे जारी रहने भी चाहिए। मुज़ाहरे होते हैं तो फिर लोगों को या जो हुकूमतें हैं उनको थोड़ा सा एक शायद एहसास होता है, या दुनिया को एहसास होता है कि देखो लोग कुछ और सोच रहे हैं और हम बहैसियत हुक्मरान हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम कर कुछ और रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पूरी नहीं करनी है। लेकिन चले देखते हैं कि किस तरीके से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं और कैसे ये अपने आप को दुनिया में लोगों के सामने बताते हैं कि हाँ हमारा वो जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है वो भी ज़िंदा है, हमारा ज़मीर अभी मुर्दा नहीं हुआ है। बिल्कुल जी। अच्छा, एक और ख़बर की तरफ अगर मैं आपको ले जाऊँ, टेक्नोलॉजी। एक तो हमने जंगी टेक्नोलॉजी की बात की थी कल। जंगी टेक्नोलॉजी में हमने बताया था आपको कि इसराइल किस तरीके से कितनी बड़ी एक पावरफुल फोर्स है दुनिया की। लेकिन अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि जी हम सारी दुनिया कितना पीछे हैं एक और मुल्क से, और वो मुल्क है चाइना। उसकी क्या ही बात करनी है, चाइना की बात बर्क रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में कौन सा इंटरनेट चलता है? 3G 4G 3G और 4G चलता है। 4G ठीक है, लेकिन मतलब जिसके पास मैक्सिमम है वो कौन सा है? 4G चलता है। ठीक है। अच्छा, दुनिया किस इंटरनेट की अब बात कर रही है? 5G की बात कर रही है। ठीक है, लेकिन चीन बात कर रहा है 6G की। वो सबसे 2 कदम आगे है। वो कह रहा है भाई आप लोग 4G 5G पे लगे रहे, मैं तो 6G पे निकल गया हूँ। और ये तकरीबन 6G की जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल करने के करीब पहुँच गया है चीन। और चीनी साइंसदान जो हैं उन्होंने एक ऐसी कम्युनिकेशन डिवाइस इजाद की है जिसके ऊपर वो तकरीबन कोई 10 साल हैं, गालिबन 10 साल से वो काम कर रहे थे। और बेसिकली ये डेटा ट्रांसफ़र डिवाइस है, और डेटा ट्रांसफ़र इसके ऊपर बहुत हाई स्पीड और हाई रेट पर होता है। और इसको तकरीबन जो डिवाइस है ये इसको अगस्त 2023 में रॉकेट के ज़रिए ज़मीन के मदार में एक सैटेलाइट में इन्होंने लगाया था। और फिर वो बेसिकली डिवाइस के ऊपर जितने तजर्बे थे वो कामयाब हुए। और डिवाइस का बेसिक तजर्बा क्या था कि वो जो लाइट सिग्नल्स होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में तब्दील किए बगैर वो लाइट सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफ़र कर देती है उसमें। तो अब चीनी साइंसदान जो है वो इस हवाले से बड़े पुरुमीद हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब हमने उस सैटेलाइट से डेटा डाउनलोड किया है ज़मीन पर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत हाई स्पीड डाउनलोड थी, और वो डेटा भी जो का तू हमारे पास आ गया, उसके अंदर कोई एरर भी नहीं आया है। तो ये बेसिकली 6G की तरफ जाने के लिए एक कदम है जो उठा लिया है भाई। चीन ही उठा सकता है और क्या। हमने सोचा भी वाकई नहीं था, ममालिक ने बहुत सारों ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो हम 4G से 5G की स्ट्रगल में ही लगे हुए हैं। पहले तो कह रहे थे कि 2030 जो है वो उससे पहले कोई ये 6G वगैरह की कहानी नहीं होगी, लेकिन चाइना ने कहा बाबू तुम लोग अपने 2030 की कहानी तुम लोग करो 2030 की कहानी, तुम लोग अपने 75 रुपए के नोटों पे ही लगे रहो। हाँ। कि वो असली है या नकली है या ब्लू कलर का है या ग्रीन कलर का है, और इन दोनों में से इस्तेमाल कौन सा करना है। और क्या चक्कर था हमारा, मसला क्या हुआ ये कि पहले जब मुझे तो थोड़े दिन पहले मिला 75 रुपए का नोट। ग्रीन वाला। अच्छा, ग्रीन वाला। ब्लू बेसिकली हुआ ये कि जब पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह हुई तो 75वीं सालगिरह के मौके पर एक यादगारी जो नोट है वो शाया किया गया, और जाहिर है उसको मार्केट में आम कर दिया गया और एजाज के तौर पर निकाला गया। ये ग्रीन कलर का नोट था। इसके बाद फिर जो है मेरा ख्याल है स्टेट बैंक के हवाले से जो है ये खबर सामने आई कि स्टेट बैंक की भी इसी तरह की जो है एक अहम मौका आया जिस पर स्टेट बैंक ने ब्लू कलर का 75 रुपए का नोट जो है यादगारी स्टेट बैंक के क़याम को 75 साल जब हुए थे, बिल्कुल, तब उन्होंने ये ब्लू कलर का नोट जारी किया। फिर लोगों के पास तशवीश ये थी कि भाई अब ये क्या इस्तेमाल भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता खरीदो फरोख्त के लिए। तो स्टेट बैंक ने अब इस पे वाज़ेह कर दिया है कि दोनों ग्रीन और ब्लू कलर के जो नोट्स हैं वो दोनों काबिल इस्तेमाल हैं, और उनमें से कोई भी जाली कंसिडर ना करें। अगर तो ऑथेंटिक आपने कहीं से लिया हुआ है तो उसको जाली कंसिडर ना करें। ग्रीन वाज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान 75 इयर्स, ब्लू इज फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ स्टेट बैंक्स 75 इयर्स। दोनों काबिल इस्तेमाल है, दोनों से आप खरीदो फरोख्त। ब्लू वाला नहीं मिला है मुझे। ब्लू वाले पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना की तस्वीर है, वो ढूंढते हैं निकालते हैं कहीं ना कहीं से। दोनों के डिजाइन थोड़ा सा स्लाइटली मैंने तो खरीदा था ये 75 रुपए का नोट। 75 रुपए देके? नहीं 80 रुपए देके। क्यों?
वो 80 रुपये दे रहा है, मैंने कहा यार दे दे यार, क्या कहता है यार, अच्छा 5 रुपए मुनाफे पे उसने यार आपको 80 रुपये ले यार। अच्छा, मैंने कहा यार जरा ट्रांजेक्शन कर लो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर बहरहाल ये नकली नहीं कंसिडर होते। जब आप यादगारी नोट ये वाला ले लेंगे या कहीं आपको मिल जाए तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते आपके पास है? नहीं। नहीं है, मेरे पास 2 हैं। अच्छा, तो 2 का आप क्या करेंगे? 100 रुपये में बेचूंगा। आप बताएं, चाहिए? चले ले लूंगी, चले ठीक है। चले, अब अगर आपको ज़रूरत है अच्छा। और आपको चाहिए तो फिर इसकी कीमत बढ़ाई जा सकती है बुनियादी तौर ओके। पर। ठीक है, ओके, चले, जब चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है, चले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं कुछ देर में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इलेक्शंस की बड़ी बात हो रही है और इलेक्शंस का स्केड्यूल जारी करने का भी कह दिया गया है। वोटर लिस्टों की हमने बात कर बिल्कुल। ली कि भाई कि लोगों registration को कैसे करानी बस है आपने? जल्दी जल्दी अपने अपने नाम सब डलवा लें उसके अंदर, और चेक भी कर लें, हाँ। रीचेक भी कर लें कि क्या आप जहां पर मुकीम हैं वहीं पर आपका वोट बैंक होगा या आपको कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा। कहीं कभी कभार ऐसा भी होता है कि गलती हो जाए या जानबूझ के कहीं कहीं कुछ ऐसा हो जाए तो कोई इधर उधर फेंक देता है। तो ये चीजें आप लोगों ने खुद पहले से चेक कर लेनी है, क्योंकि इसको चेक करने का भी एक टाइम है। चेक तो फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर ठीक नहीं करा सकेंगे, तो जी। ठीक कराने का फिर एक टाइम है, डेडलाइन है। इसके अलावा जनवरी के आखिरी हफ्ते में कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब इलेक्शन में जरा तेजी आई है प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ खामियां हैं, कुछ सुकम ऐसे हैं कि जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है। और फाफिन के साबिक सरबराह सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक इशू उठाया है, जो कि अब कोalition 38 के सरबराह हैं। बिल्कुल, पतन कोalition 38 के सरबराह हैं। और वोटर्स की अंडर रजिस्ट्रेशन और ओवर रजिस्ट्रेशन का कुछ मामला है। ये हम इन्हीं से समझेंगे कि इसका क्या मतलब है और इससे इलेक्शन पर क्या फायदा या फर्क या नुकसान होगा। हमारे साथ सरवर बारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सरवर साहब बताइए, ये इशू क्या है? 15 मिलियन अफराद जो हैं वोट के हक से क्या महरूम हो जाएंगे या डेटा जो है वो इनका आगे पीछे हो जाएगा? इशू क्या है? 15 मिलियन लोगों के साथ होने क्या जा रहा है? जी, वो तो 2 बुनियादी इश्यूज हैं। एक तो है अंडर रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो 18 साल की उम्र को लोग पहुंच चुके हैं उनकी रजिस्ट्रेशन वैसी वोटर। और चूंकि वोटर होने के लिए अब ज़रूरी है कि शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, तो इसलिए उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने गालबन, और उसी वजह से वो जो इलेक्टोरल रोल तैयार किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उनके ऊपर उनके नाम नहीं है। दूसरी बात है ओवर रजिस्ट्रेशन। कुछ अजला हैं जहां पर ओवर रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और 134 पाकिस्तान के अजला में से तकरीबन 102 अजला ऐसे हैं जिन अजला में या उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ओवर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो 18 और उससे ऊपर की आबादी है उससे ज़्यादा हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आखिर ये जेलम जो है उसकी आबादी जो है उसका 75% जो है वो बहैसियत वोटर रजिस्टर्ड है, और मरी की जो है 78% आबादी जो है बहैसियत वोटर रजिस्टर्ड है। लेकिन हम जब कोहिस्तान में जाते हैं, बलूचिस्तान के जो तकरीबन 10 अजला ऐसे हैं जहाँ पर, और कराची का एक अजला ऐसा है जहाँ पर जो वोटर रजिस्ट्रेशन है वो लेस देन 25% है, यानी कि तकरीबन 75% जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो उनका नाम जो है वो वोटिंग लिस्ट के ऊपर नहीं है। तो एक तो बात ये है। अगर फिगर्स की बात करें तो तकरीबन 140 मिलियन लोग जो हैं वो पॉपुलेशन उनकी है। 140 मिलियन की आबादी हमारी जो है वो 18 साल से ऊपर की है, यानी कि वो एलिजिबल वोटर्स हैं। लेकिन सिर्फ 126 मिलियन रजिस्टर्ड हैं। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा है, हमारा अपना डेटा नहीं है, हम सिर्फ उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो उससे जब हम 140 में से 126 निकालते हैं तो तकरीबन 14 मिलियन आबादी, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख लोग जो हैं वो इलेक्टोरल रोल पर नहीं हैं। और इसी तरह अगर जो ओवर रजिस्टर्ड लोग हैं अगर उनको निकाल दें तो ये 15-16 मिलियन, यानी 1 करोड़ 50-60 लाख के लगभग लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, अब ये जिन्होंने इलेक्शन के लिए या वोट डालने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया, इसमें तो सरासर उनका कसूर होगा कि आपने शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया, या प्रोसेस में कोई ऐसा डिले है जिसकी वजह से अब वो इस पूरे अमल में हिस्सा नहीं ले सकेंगे? नहीं, हमारे तो 2 इश्यू ना। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने
जिनमें शनाख्ती कार्ड जिनका नहीं बना, और दूसरे वो हैं जो जिन जगहों पर एक्स्ट्रा वोट हैं, यानी कि गोस्ट वोटर्स हैं। तो दोनों मसले हैं। तो हमारी नज़र में जो ये देखें, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड का इजरा रियासत ने शुरू किया था। शहरियों की कोई डिमांड नहीं थी कि हमें शनाख्ती कार्ड दिए जाएं, जैसे इंडिया में भी शनाख्ती कार्ड नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है। तो पाकिस्तान की रियासत की ज़रूरत है कि शहरी अपनी शनाख्त बताएं। तो रियासत की ही जिम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दाम उठाए जिससे शहरी खुद ब खुद रजिस्टर होते जाएं और उनको बिल आखिर कार्ड मिल जाए। जैसे हमारे यहाँ बे फार्म है इसके अंदर, और बे फार्म में जो शहरी 18 साल की उम्र को पहुंच जाए उनको रब्ता करना चाहिए रियासत को कि आपकी उम्र 18 साल हो गई है और ये फार्म हम आपको भेज रहे हैं, इसको फिल कर आप वापस भेज दें। लेकिन जो शनाख्ती कार्ड देने का आसान तरीका भी है इसमें बारी साहब, एक आसान तरीका ये है कि जैसे ही किसी घर में कोई शख्स 18 साल की उम्र को पहुंचता है, जाहिर है उस घर के सरबराह का, माँ का, बाप का तो शनाख्ती कार्ड हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बना ही होगा। तो जिसका नहीं बना, जिस बच्चे का जो कि 18 साल से कम था, उसका फॉर्म भी होगा और जाहिर है उस घर में वो फैमिली ट्री में जो फैमिली सर्टिफिकेट होता है उसमें शामिल होगा। तो नादरा को ऑटोमेटिकली चाहिए कि इतनी विजिलेंस दिखाएं और उसका ऑटोमेटिकली शनाख्ती कार्ड जारी करके उनके माँ बाप के एड्रेस पे भिजवा दें या कुछ इस किस्म का सिलसिला कर सकते हैं। ये तो वो नादरा वाले कुछ प्रोसेस करेंगे। मैं जो पूछना चाह रहा था वो ये था कि अगर ओवर रजिस्ट्रेशन की जिसकी आप बात कर रहे हैं उससे क्या नुकसान या फायदा होता है? नहीं, देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जेल में 75% पॉपुलेशन, जो कि एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान जहाँ पर 18 साल से नीचे की उम्र के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ 18 साल से नीचे वाले लोग कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं? अगर वो रजिस्टर्ड हुए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा मसला ये है कि जो लोग फौत हो गए उनको लिस्ट से नहीं निकाला गया। तीसरी वजह हो सकती है कि जाली जो वोटर हैं उनको उनका अभी से इंदराज कर दिया गया है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो स्क्रूटनी करे हर एक वोट की कि ये कैसे मुमकिन है। ये उनकी वेबसाइट का डेटा है, हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे। क्या वहाँ जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है उनको ये इसकी खोज निकालना चाहिए कि ये क्यों है, बजाय ये कि हम लोग पॉइंट आउट करें। ये तो उनकी अपनी जो वर्किंग है, इलेक्शन कमीशन की अपनी एफिशिएंसी जो है, ये उसका तकाजा है। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 218 है वो जिम्मेदारी लगाता है इलेक्शन कमीशन की कि ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और जस्ट इलेक्शन करवाए। तो उसी का तकाजा है कि ये इलेक्शंस अगर फ्री कैसे हो सकते हैं अगर वहाँ पर गोस्ट वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद हो, और दूसरे जिला जहाँ पर 25% या 18% तो सिर्फ रिगिंग कह सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि रिगिंग अगर इसका तसल्ली बख्श हल नहीं निकलता तो माजी में भी ये प्रैक्टिस रही है कि एक शख्स 2-2, 3-3 जगहों पर वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड है या दूसरे जिला से लोग निकाल कर वहाँ उनका नाम उधर रजिस्टर कर दिया गया है। और जेलम जैसी जगह पर तो ये मुमकिन ही नहीं है, जहाँ पर बाहर से माइग्रेशन बिल्कुल नहीं है, जहाँ इंटरनल माइग्रेशन अगर हो या ना हो उससे कोई नहीं। लेकिन एक जो हमने निकाला है कि अगर 60% से ज़्यादा आबादी रजिस्टर्ड है एज अ वोटर, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे पंजाब के अंदर है, सिंध में तो नहीं है ओवर रजिस्ट्रेशन लेकिन अंडर रजिस्ट्रेशन है, तो उससे साफ जाहिर है कि कोई शक करने का हमें शक करने का हमें वजह हमारे सामने है। लेकिन जब तक उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन ना हो, ये कहना कि वो किसी खास पार्टी को फ़ायदा दे सकती या नहीं दे सकती। देखिए, इस वक्त हमारी जो 18 और 35 साल के वोटर हैं या आबादी है, वो तकरीबन 18+ के वो जो आबादी है 18 और 35 के दरमियान, वो तकरीबन 63 मिलियन आबादी, यानी कि हमारी जो आबादी का बहुत बड़ा जो चंक है उसका तल्लुक 18 और 35 साल की उम्र से है, और वो तकरीबन 63 मिलियन आबादी है यूथ की। और 18 से 35 साल के जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो सिर्फ 57 मिलियन है, यानी कि 6 मिलियन वोटर तो इसी एज ग्रुप में जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस से उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है। तो 6 मिलियन इज़ अ बिग नंबर। और यूथ का जो नुक्ता नज़र है, शायद
उनके जो बुजुर्ग हैं उनसे उनका पॉलिटिकल नुक्ता नजर फर्क हो, तो इसकी वजह से एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारी पार्टियों को मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सरवर बारी साहब हमारे साथ, और इलेक्शन कमीशन जो लिस्टें मुरतब कर रहा है उसके हवाले से बात कर रहे थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। बड़ा अहम सेगमेंट है, बड़ी अहम गुफ्तगू करनी है और आप बस सब लोग फौरन टीवी के आगे बस टिकटिकी बांध के बैठ जाएं, रिमोट आपने अपने हाथ से दूर रख लेना है। अब हम आपको सिखाएंगे टैक्स चोरी करने के तरीके। मतलब ये कि टैक्स किस तरीके से चोरी किया जाता है, लोग हमारे यहाँ पर और इदारे हमारे यहाँ पर कैसे टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन जिसको आप कहते हैं, या कैसे मुख्तलिफ पैंतरे उनके हाथ में होते हैं जिससे वो टैक्स बचाते हैं। हालांकि वो आपसे टैक्स जनरेट कर रहे होते हैं। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के किसी मामले में इन्वॉल्व हैं, अगर आप किसी से कोई सर्विस ले रहे हैं, वो आपसे टैक्स जरूर जनरेट कर रहा होगा, या वो ये जरूर कहेगा महंगाई हो गई, टैक्स बढ़ गया, लेकिन वो आगे हुकूमत को नहीं दे रहा होता, जिससे कि रियासत का, मुल्क का नुकसान। और उसमें हम भी शामिल होते हैं, हम खुद भी टैक्स चोरी करते हैं। ऐसा भी ये नहीं है कि सिर्फ इदारे कर रहे होते हैं, हम आम इंसान भी बड़ी गड़बड़ें कर रहे होते हैं। ये गड़बड़ें क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब, जो कि फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है FBR के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोगों से लोग डरते बहुत हैं। हमने आज ऑफिस में कहा FBR का स्पोक्स पर्सन आ रहा है, तो लोगों की काम बन जाए, वास्ता बन जाए कोई। लेकिन ये बताएं सर कि टैक्स चोरी कैसे कैसे होती है, कैसे कैसे लोग FBR को मामू बनाते हैं बेसिकली जी टैक्स चोरी का यही है कि हमारी कोई तकरीबन 100 ट्रिलियन रुपए की इकॉनमी है, 100 खरब रुपए की इकॉनमी है, और उस पर इस साल सेल टैक्स की कलेक्शन तकरीबन 3 खरब रुपए की हुई है। इसका मतलब है कि 18% हमारा रेट है, तो 3% इफेक्टिव रेट हमने उसका किया। इसी तरीके से 3.5% हमारी जो है वो इनकम टैक्स है जो कौमी आमदनी पे है, और इस तरह से मिला के हमें कोई 10-11% जो है वो हम टैक्स इकट्ठा करते हैं। और लाजिम बात है कि इसमें लोग टैक्स पूरा नहीं देते हैं, तभी इस तरह की है। हमारे जैसे मुल्क, हमारे जैसे हालात वाले और मईशत वाले मुल्क जो हैं वो तकरीबन 17% के करीब इकट्ठा करते हैं। तो हमारे मुल्क में टैक्स चोरी कह लें या ना देने का रवाज जो है वो समझ लें कि जितना हम लेते हैं उतना ही लोग टैक्स जो है वो अपने पास रख लेते हैं। और इसमें कुछ ना कुछ ये भी है कि कुछ लोगों से हम ज़्यादा टैक्स ले जाते हैं और कुछ लोगों से जितना उनका बनता है वो तो नहीं हो सकता। मतलब आपके इस वक्त 19 करोड़ के करीब मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन है जिनके ऊपर टैक्स आ रहा है। कोई 110 अरब वफाकी हुकूमत ले रही है, कोई 150 अरब सिंध ले रहा है, 150 अरब पंजाब ले रहा है। इसमें तो वो हमारे घर में काम करने वाले लोगों का टैक्स भी शामिल है। तो इस तरह से कुछ नाइंसाफ़ी भी इसमें मौजूद है। ऑब्वियसली आई लेट मी क्लैरिफाई कि मैं इस वक्त FBR का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट आई एम हेल्पिंग FBR थ्रू अ प्रोजेक्ट। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ मसला ये मौजूद है टैक्स की चोरी का। इसको कैसे एड्रेस करना है ये एक अलग बात है। सही, अभी हम जरा तरीकों पर आते हैं, क्या क्या तरीका कार होते हैं। अच्छा, और मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन भी हमें कॉल कर लें, 1-2 कॉल्स आएंगी तो ज़रा पता चलेगा लोग क्यों टैक्स नहीं देना चाहते या लोग क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। बिल्कुल सर, तरीका कार वो 4 हमारे पास मेजर टैक्स हैं FBR में। एक कस्टम ड्यूटी है, उसकी मेथडोलॉजी है कि अंडर इनवॉइस करना चीज़ों को, कि आप जितना उसको 1000 रुपये की इंपोर्ट है उसको 100 रुपये का दिखाएंगे तो कस्टम ड्यूटी कम बनेगी और टैक्स कम बनेगा। ठीक है। दूसरा मिस डिक्लेरेशन, सादा तरीका है, इसमें तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर इसको इस तरीके से आप लोग डील कैसे करते हैं? इस तरीके से डील अब ये शुरू किया है कि EDI प्लेटफॉर्म लगाए हैं हमने इसके साथ, चाइना के साथ, कि जो ओरिजिन कंट्री है उससे प्राइसेस को लेते हैं, उससे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। ओके। लेकिन ये है कि इसकी वैल्यूएशन की एक इंटरनेशनल वहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा ये मिस डिक्लेरेशन है। अच्छा, कंटेनर जो है वो इतना ज़्यादा आता है कि उसके अंदर कोई आदमी, ये पुराने ज़माने के ट्रकों की तरह सुआ मार के नहीं पता लगता कि अंदर क्या है। उसके अंदर लिखा होता है स्क्रैप, अंदर उसके डिनर सेट्स होते हैं जो आपको बड़े बड़े स्टोर्स में मिलते हैं, लाखों के और हज़ारों के। वो स्कैनर्स हमारे पास बहुत कम लगे हुए हैं, सिर्फ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे हम थोड़ा सा लगा रहे हैं। सारी दुनिया अब जा रही है स्कैनिंग की तरफ। तो चूंकि हमें इंपोर्ट स्कैन नहीं होती तो कस्टम ड्यूटियाँ, इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो इंपोर्ट पे आता है वो तो यहाँ से चोरी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद वैल्यू चेन हमारी ब्रेक कर जाती है, दोबारा हमें मैन्युफैक्चरर नज़र आता है, वो इम्पोर्टर ने कहाँ बेचा वो सारे का सारा रास्ते में चीज़ें गायब हो जाती हैं, सब गायब। हाँ। दोबारा अपीयर होती हैं मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर के पास सबसे बड़ा हथियार जो है वो
अंडर डिक्लेरेशन का है कि वो अपनी सेल अगर 100 रुपये की करेगा तो 60 रुपया सिवाय उन मल्टीनेशनल्स के। मैं भी इस बात पे भी आऊँगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उसकी सिर्फ ये वजह टैक्स चोरी नहीं है, तो वो है। उसके बाद फिर वैल्यू चेन ब्रेक करती है, बिकॉज हमारे पास फिर दोबारा शनाख्ती कार्ड गायब हो जाता है। वो एक साल में हम 19, 20, 21, 3 साल में रहा, फिर इसको ख़त्म कर दिया गया 2022 में। तो उसके बाद फिर डिसअपीयर हो जाता है, और रिटेल जो है वहाँ पे अपीयर होती हैं चीज़ें जिनमें से हमने कुछ पे POS मशीनें लगाई हुई हैं, वो 7,000 के करीब दुकानें हैं। 10,000 का नुकसान हमने इस साल बजट में कर दिया, जब हमने कहा जी 1000 मुरब्बा फुट से ज़्यादा की दुकान जो है उसके ऊपर POS लगना था, तो वो भी नहीं लगाना। अच्छा। और सर्विस सेक्टर जो है उस पर तो सिरे से अब सूबों की जिम्मेदारी है POS लगाना, वो उन्होंने अभी पूरी तरह लगाया नहीं था। ना रेस्टोरेंट, ना ब्यूटी पार्लर, ना ये जो डर्मा क्लिनिक्स, इनमें किसी में नहीं लगा। सो इतने बड़े बड़े गैप्स हैं कि FBR को जब डिजाइनर्स की दुकानों पे होते हैं ये जो कपड़ों की डिजाइनर्स वगैरह हैं, डिजाइनर्स बुटीक्स वगैरह पे, ये जो सिर्फ जो चेन स्टोर्स आप समझ लें एक जगह पे है, और दूसरा एयर कंडीशन मॉल्स, अब इन दो के अलावा किसी जगह पे नहीं है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, खालिद साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। जी खालिद साहब फरमाइए। सर ये खालिद खान बात कर रहा हूँ कराची से। ये टैक्स के बारे में थी, जैसे आमदन 500 रुपए हो और गरीब तो कहो, लेकिन वो अपना हिसाब किताब कैसे पूरा कर पाएगा, घर का खर्चा, ये उस गरीब तो पे भी टैक्स है लागू है सर? कितना मिनिमम स्लैब टैक्स जो है जी वो 50,000 रुपए महीना और 6 लाख रुपए सालाना आमदन के ऊपर टैक्स जो है इनकम टैक्स लगता है। अलबत्ता ये है कि सेल टैक्स में कंजम्पशन के ऊपर गरीब अमीर को नहीं देखा जाता ज़्यादातर, ख़ास तौर पे जो कच्चा ये जो रॉ फूड है वो तो उस पर कोई सेल टैक्स नहीं है। लेकिन जब आप किसी बड़े स्टोर से जाके या पैक चाय का ये टी बैग्स लेते हैं, या पानी की बोतल ख़रीदते हैं, या कोक की बोतल पीते हैं, तो उसके अंदर टैक्स ज़रूर शामिल है। कोशिश ये होती है कि दवाइयों पे, रोटी कपड़ा मकान दवाई के ऊपर टैक्स ना लगे। अच्छा, ये जो डॉक्टर क्लिनिक्स है, प्राइवेट क्लिनिक्स, ये मतलब प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं, लेकिन अलग क्लिनिक G7 में किसी का क्लिनिक है, इन पे टैक्सेस होते हैं? क्योंकि ये तो पर्ची देते हैं और 2,000 या 3,000 जितनी भी फीस है पर कंसल्टेंसी उसकी डॉक्टर की, वो ले रहे होते हैं। ये टैक्स डिक्लेयर करते हैं? इस पे तमाम सूबों ने 16% टैक्स इनकी उस वक्त फ़ी पे लगाया हुआ है, और फीस है जो उनको अपने खर्चे निकाल के आमदन होती है उस पर फेडरेशन का टैक्स है। तो टैक्स मौजूद है उनका, ये अलग बात है, इस पे हम बात कर सकते हैं कि क्यों, क्योंकि एक बड़ा सेमिनल पेपर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, एलिंगम सैंडमोन 1970 में आया था, कि टैक्स सिर्फ 2 वजूहात पे दिया जाता है। अच्छा। एक ये कि आपको यकीन हो जाए कि मैं पकड़ा जाऊँगा, तो मेरा जो टैक्स है मैं पूरा दूंगा, और दूसरा ये कि पकड़े जाने पे भी अगर मुझे वही टैक्स देना है जो आज बनता है, तो फिर तो मैं नहीं दूंगा, मैं कहूँगा जब मैं पकड़ा जाऊँगा तब दे दूंगा। सही, पहले जुर्माना उससे दुगना अगर दे दिया जाए तो पता होगा जी आज 100 देना अच्छा है, बजाय इसके कि कल 100% मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। FBR इतना इक्विप नहीं हो पाई, इतने उसके पास रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो ये ख्याल जो है वो लोगों के ज़हन में पुख्ता कर सके। इस वजह से हर आदमी को डबल करते जुर्माना, एक जुर्माने से कुछ नहीं होगा ना, मतलब हर आदमी को अगर पता है इम्प्यूनिटी के साथ कि मुझे अव्वल तो कोई देख ही नहीं रहा, हाँ नहीं, लेकिन डर तो लोगों को ये होता है कि नोटिस आ जाएगा। ऐसे नोटिस आने का डर है, वो भी वकील बता देता है कि जी ये कहीं ना कहीं से मैं आपको किसी न किसी कानूनी नुक्ते पे छुड़ा लूंगा। तो सर आप लोग भी वकील हायर कर लें ऐसे कि हम आपको कानूनी नुक्ते में फंसा लेंगे। वो यकीनन मतलब ये होता है कि मैं हूँ तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, वहाँ उसके पास जो है हाईली पेड वकील होते हैं, ये एक अलग बहस है। लेकिन दुनिया में अब ये कहते हैं कि जो टैक्स रिटर्न के साथ आ गया, जो खुद दे दिया ना आदमी ने, वो असल टैक्स है। बस ये जो बाद में आप ज़बरदस्तियाँ करते हैं, लोगों की दुकानों पे छापे मारें या अपीलों में लेके जाएं, इससे टैक्स जो है हमारा जो है 0.3% सुप्रीम कोर्ट तक सिर्फ रिकवरी रह जाती है। अच्छा, जो जोरावरी से असल टैक्स वही है जो 97% हम लोगों से खुद दे जाते हैं। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ ननकाना साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए, आप टैक्स देते हैं पूरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। ये तो पहले ले लेते हैं हमसे, छोड़ते नहीं है और बाद में फिर लेते हैं। अच्छा, बाद में क्यों लेते हैं? ज़ाहिर वो स्लैब बढ़ जाती है। अच्छा ओके, ठीक है, बताएं क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था, आप पूछ रहे हैं कि ये टैक्स क्यों नहीं देते लोग। आप मुझे बताएं, जब आपको पता होगा आपके हुक्मरान ईमानदार नहीं है, हाँ, आपके टैक्स का पैसा आपके ऊपर नहीं लगेगा, तो फिर कौन देना चाहेगा? कैसे टैक्स देंगे? सही है। नंबर 1। नंबर 2, आपका जो गरीब तबका है वो बेचारा जब सैलरी लेता है वो सैलरी से टैक्स देता है,
फिर उसके बाद वो चीजें खरीदता है उसी पे टैक्स से मिले हुए पैसों से, तो वो वही वहाँ भी उसको टैक्स देना पड़ता है। पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। थैंक यू साहब। अच्छा, ये मुझे बताएं, डुप्लीकेशन ऑफ टैक्सेस होती है कि आपकी इनकम पे भी टैक्स लग रहा है, फिर आप सर्विस ले रहे हैं उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, और कोई चीज खरीद रहे हैं वो भी टैक्स दे रहा है। तो दुनिया में भी तो वैसे ये हो रहा है, हमारे यहाँ इस पे ऐतराज इतना ज्यादा क्यों होता है? जो टैक्स पेयर है दुनिया में मिलता भी तो है ना उस टैक्स के बस बहुत कुछ। बहरहाल मिलने की ये है कि टैक्सों में ये प्रॉब्लम खराबी ज़रूर है कि इससे जो है वो आदमी को इमीडिएटली कोई गेन नहीं है। टैक्स एक तरफा ट्रैफिक होती है, ठीक है। क्योंकि जब लगता है तो हम उसको ओन नहीं कर रहे होते। सड़क पे लग गया, आपकी मोटरवे बन गई, कोई चीज़ बन गया, बिजली का ग्रिड स्टेशन बन गया, वो हम समझते नहीं है कि हम पे खर्च हो रहा है। लेकिन अगर ना हो तो उसकी तकलीफ़ होती है कि सड़क टूटी हुई है और ये हुआ है। तो दूसरा मसला ये है कि इसके ज़रिए से कि लोग टैक्स, एक पुराना ज़माना था, अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में 80% जो गंदम उगाई होती थी वो उठा के लेते, तो ये जोरावरी बादशाहों की चलती थी और बदले में वो कुछ नहीं देते थे। तो टैक्स सारी दुनिया में इस तरह से वसूल किया था। लेकिन अब मॉडर्न टैक्सेशन ये कहती है कि खर्चे में शफाफियत होनी चाहिए और लोगों को नज़र आना चाहिए कि ये पैसा जो है हमसे जो लिया गया है ये इधर उधर नहीं फेंका जा रहा है और उसको किसी जगह पर लगाया जा रहा है। तो ये शफाफियत ज़रूरी है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक आम इंसान पर, अगर मैं अपनी बात करूँ, एक स्पेसिफिक सैलरी क्लास का बंदा है, उसके ऊपर टोटल कितने टैक्सेस लग रहे होते हैं? लेकिन इसका जवाब आप मुझे थोड़ी देर बाद दीजिएगा। आपने अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र किया, एक कॉलर है हमारे साथ, अलाउद्दीन, उनकी कॉल आ गई। जी अलाउद्दीन खिलजी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि सबसे पहले जो मतलब है ये चीज छोटी छोटी चीज सावन पर और छोटी चीजों पर टैक्स लगे हुए हैं, वो भी तो हम ही आम लोग पे कर रहे हैं जी। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स देने वाले बंदे हैं, बाहर आपके बंदे खड़े होते हैं जो कि जब हम जाते हैं टैक्स देने के लिए, वो कहते हैं हम आपसे मिलना, हम आपको क्लियर कराते हैं। इसी तरह कस्टम में भी और टैक्स में भी। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि वो अंदर वाले ऑफिसर से कुछ और मिले होते हैं, हमसे कुछ और, दोनों पार्टियों से वसूल करते हैं, जो कि टोटल अगर, और बड़े बड़े जो ये है मगरमच्छ जिनकी ना कोई बिजली क्या वो बिल देता है ना गैस के बिल देते हैं, करोड़ों के अभी पीआईए पर कितने हर्जान है पेट्रोल का, वो कहाँ जाता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। वो तो पीआईए के मुलाजमीन को फ्री फ्लाइटें हैं ना, वो तो 10% टिकट का देते हैं सिर्फ। वो पीआईए जिसके जो कि इमारात को जिसने बनाया, जी जी बिल्कुल ठीक, एमरेट्स लाइन को और अबू धाबी की एयरलाइन। सर आपकी आवाज में दर्द हम महसूस कर सकते हैं। बैटरी है, उनके पास इतने पैसे नहीं कि पीएसओ को देखें। करंटली इस सबसे पहले आप इस टैक्स सिस्टम है इसको ठीक करें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब। सर ये ऐसा होता है बाहर खड़े भी होते हैं लोग? जी मेरा ख्याल जिस तरह पासपोर्ट के दफ्तर के बाहर खड़े हैं, शनाख्ती कार्ड के, तो हमारे बाहर नहीं खड़े होते। ये वकीलों और इस तरह की जो खास तौर पे छोटे वकील हैं उनकी इस तरह की प्रैक्टिस, या हमारे महकमे के कुछ अमले के लोग भी इस तरह की ज़रूर हरकतें करते हैं, क्योंकि टैक्स महकमा भी उतना ही बेईमान होगा जितना कि बाकी कई सारी सोसाइटी बेईमान है। बिल्कुल दुरुस्त। पहली बात जो बार बार हो रही है वो ये कि सारी दुनिया में कंजम्पशन पे और इनकम पे दोनों पे टैक्स लागू होता है। सो जितने भी यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, इंडिया ले लें, इंडिया में 19.5% सेल टैक्स है, हमारा 18% सेल टैक्स है। और स्लैब रेट्स भी तकरीबन इसी तरह के हमने थोड़े रखे हुए थे, तो IMF के प्रोग्राम में हमें इसको ज़्यादा करने पड़ गए क्योंकि हमारे रीजन में हमारे सबसे कम स्लैब रेट थे। तो टैक्स तो जो है वो तो हर कोई देता है। और दूसरी ये जो है ना, आप जब मैं डेटा कभी आपके साथ शेयर करूं तो पिछले साल हमने तकरीबन 7200 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया। उसमें से जो है वो 30,000 लोगों ने तकरीबन 97% टैक्स पे किया हुआ है। सो हमें ये एंटाइटलमेंट तो बड़ी होती है कि तनख्वाहदार से ले लिया जाता है, सब कुछ ले लिया जाता है, लेकिन असल पेयर टैक्स के जो हैं वो कितने, वो बड़े वही 30,000 लोग हैं। तो उनके काम भी तो बड़े हैं ना। काम भी बड़े हैं। वो ये है कि वो अपने पास टैक्स नहीं रखते, वो बाद में हमसे वसूल कर लेंगे, पेप्सी से ले लेंगे, नेस्ले से ले लेंगे, कोक से ले लेंगे, तो बिल आखिर लोगों तक तो वो पहुंच जाता है टैक्स। जो भी ताकतवर होता है मार्केट में वो टैक्स को पास ऑन करने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि ज़्यादा टैक्स हमें लोगों की निस्बत इन बड़े इदारों से 30,000 लोगों से टैक्स मिलता है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेरे ख्याल में ओवर टैक्सड है। उनका GDP में रेशो जो है वो 20-22% आ रहा है और 57% टैक्सों का बोझ मैन्युफैक्चरिंग पे है। ठीक है। हमारे जो बड़े जो टैक्स के गैप्स हैं वो एक हमारे रिटेल होलसेल में आ
रहे हैं। हाँ। एक हमारी रियल एस्टेट की टैक्सेशन का निज़ाम है वो बाकी रियल एस्टेट तो सब, और तीसरा एग्रीकल्चर हमारा जो है वो इससे बाहर है। ये चीज़ें भी हमें देखने वाली हैं कि जी आपके पास अब 3-4 लाख इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, 20,000 सिर्फ उनमें से सेल टैक्स में मैन्युफैक्चर में रजिस्टर्ड हैं। सो बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। आपके इस वक्त 89 मिलियन यानी 8 करोड़ 90 लाख बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से एक्टिव अकाउंट जो हैं 6 करोड़ 80 लाख हैं। लेकिन FBR में डिक्लेरेशन में आप देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट नहीं मिलेंगे। तो इतने बड़े बड़े गैप्स हैं। 4 मिलियन यानी 40 लाख दुकानों के कमर्शियल कनेक्शन हैं A2 मीटर वाले, और उनकी तादाद जो हमारे पास या FBR के साथ रजिस्टर्ड है वो मुश्किल से जो है 2-4 लाख लोग जो हैं रजिस्टर्ड हैं इसमें। सो ये कि ये इससे मैं एक और तरफ जाना चाहता हूँ कि कई दफ़ा हम समझते हैं कि जब एक कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, यानी हर आदमी पे एक जितना टैक्स लगे, वो ना हो तो ईमानदार से ईमानदार आदमी भी टैक्स नहीं देना चाहेगा। मिसाल के तौर पे नीला गुंबद लाहौर में 3 लोग मेरे पास सेल टैक्स में रजिस्टर है। टायर की कीमत फ़र्ज कर लें कि 100 रुपये मुनाफे समेत बनती है। वो जो रजिस्टर है उसने 118 का बेचना है, और जिस जो नहीं रजिस्टर्ड वो 100 का बेचता है। तो उसका 18 वाले का तो बिकेगा ही नहीं, 118 वाले के लोग 100 वाले से लेंगे। तो उसको मजबूरन जाली इनवॉइसेस डालनी पड़ती हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है ताकि वो उनका मुकाबला कर सके। तो FBR के पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि वो सारी मार्केट को एक जितना टैक्स लगाए, उसके बाद टैक्स का नफाज मुमकिन होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम पर कितना टैक्स है एज अ कॉमन पर्सन, जो मैं पूछ रहा था सवाल वो रह गया कि मुझ पर टोटल कितने टैक्सेस हैं जो कि मैं दे रहा हूँ, अलग अलग जो टैक्सेस हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, फलाना टैक्स, जिमकाना। ज़्यादातर लोगों पे एक इनकम टैक्स जो है वो आपको विद होल्डिंग से या रिटर्न के साथ जमा करवाना पड़ता है, वो एक टैक्स है। वो मैंने बताया कि 6 लाख से ऊपर आमदनी वाले पे लगता है। दूसरा जो है वो सेल टैक्स है, जो कि मिडल से हाई एंड कंजम्पशन के ऊपर लगता है। तो वो एक 18% का जनरल रेट आप समझ लें, उसमें कुछ कम भी हैं कुछ ज़्यादा भी हैं। तो 2 किस्म के टैक्स तो तकरीबन हर एक मिडिल क्लास आदमी को देने पड़ते हैं। इसके अलावा प्रोविंशियल टैक्सेस भी हैं, वो सर्विसेज पे टैक्स है प्रोविंशियल, इसके साथ प्रॉपर्टी का टैक्स आपका जाता है, ये भी प्रोविंसेस को जाता है। इसके साथ सोशल सिक्योरिटी, EOBI, ये कुछ फैक्ट्रियों के ऊपर और इनके ऊपर मुलाजम लगते हैं। तो टैक्सों की तादाद अगर गिनना शुरू करें तो वो तो 35-36 बन जाती है। अच्छा। लेकिन जर्मनी में भी इतनी की है। लेकिन मेजर जर्मनी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, वो ज़रूर है। तो 2 के करीब जो है ना टैक्स, जो इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ये ऐसे हैं जो सब पे लग रहे होते हैं। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ कि करीब तो ये 90% आबादी जो है वो इनकम टैक्स से परे रहती है, बिकॉज वो 6 लाख वाली इनकम हाउस होल्ड सर्वे के मुताबिक नहीं आते। ठीक है। तो 10% घराने जो है ना सिर्फ वो इनकम टैक्स देना चाहिए। ये अलग बात है कि चूँकि रिफंड लेने लोग नहीं जाते, क्योंकि उनको रिटर्न जमा करानी नहीं आती और वो डरते हैं कि बीच वाला को खा जाएगा। तो ये हर जो है हेयर ड्रेसर की दुकान है, इधर की दुकान है, बिजली के बिलों पे टैक्स कट गया और कई चीज कट गया, उनको चाहिए कि आए रिटर्न फाइल करें और टैक्स अपना रिफंड लेके जाएं। अच्छा सर, अब इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि हमारे यहाँ नॉन फाइलर क्यों है ये नॉन फाइलर क्यों जी ही क्यों रहे हैं ये नॉन फाइलर? क्या जर्मनी में नॉन फाइलर है, कोई UK में होता है नॉन फाइलर? ये क्या कॉन्सेप्ट है? और इतना हमने सॉफ्ट टर्म उनके लिए इस्तेमाल किया, नॉन फाइलर है भाई, मैं फाइलर हूँ और वो नॉन फाइलर है। जी, नॉन फाइलर की कानून में इजाज़त तो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि उनको पेनल्टीज़ ड्यूरिंग द ईयर लगती रहती हैं। हमारी जो है 1.5% आबादी जो है वो आती है इनकम टैक्स में। 40 मिलियन यानी 4 मिलियन 40 लाख लोग जो हैं वो टैक्स रोल पे हैं इस वक्त हमारे। ये तकरीबन 1.5% पॉपुलेशन का बन रहा होता है। इंडिया में ये 4 से 5% गया है। सो ये हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बुरी है कि कुछ लोग अमीर हैं, बहुत ज़्यादा गुर्बत है इन इलाकों। 25% तो गुर्बत से नीचे हैं, 45% जो हैं वो टैक्स देने के दायरे में सब्सिस्टेंस में रह रहे हैं। तो ये आते आते मैंने बताया कि तादाद हम अगर इसको बहुत भी बढ़ाएं ना, तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं इसको 40 लाख से 1 करोड़ पे जाकर रुक जाऊंगा, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों से मैं टैक्स लेना शुरू करूंगा तो जुल्म करूंगा। ओके, सही। आखिरी कॉलर ले लेते हैं, हमारे साथ सिंधु साहब है जी, लाहौर से कॉल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, फरमाइए। सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितनी बहुत बड़ी शॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं, वहाँ से हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं वो हमसे GST काटते हैं। ठीक है। और हमसे जो वो GST काटते हैं, हमें वो जो रसीद देते हैं, मोस्टली मैंने ये देखा कि वो जाली रसीदें होती हैं, हाथ से लिखी हुई। ठीक है, हाथ से या कंप्यूटर की होती है, वो सीधे उनकी बाकायदा प्रिंटेड होती हैं और उनके ऊपर QR कोड भी होता है। हाँ।
मुझे 1 साल हो गया गालबन, मैंने एक LED परचेज की थी और वो उसके ऊपर QR कोड भी था और वो रसीद जाली थी। अच्छा। और मैं चूंकि फाइलर हूँ, मैंने उसकी कंप्लेंट भी की थी, 1 साल होने को है, मुझे FBR से कोई फीडबैक नहीं मिला कि उन्होंने उस इलेक्ट्रॉनिक की जो शॉप थी उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है। ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के अंदर जो स्टोर्स हैं, गवर्नमेंट ने वहां पे एक सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, जहां से हमें वो रसीद मिलती है और वो जो सिस्टम है वो FBR के साथ लिंक्ड है। क्या कभी FBR वालों ने वो चेक किया है कि वो सिस्टम 2 नंबर काम कर रहा है या 1 नंबर काम कर रहा है? ठीक हो गया सर, थैंक यू, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म? जी, ऐसा मैकेनिज्म असल में अभी आजकल टेस्टिंग के प्रोसेस से गुजर रहा है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जो है व्हाट्सएप का, वो FBR शुरू करने वाला है इंशाल्लाह अगले महीने। और उसमें अब आपको ये सहूलत हम दे रहे हैं, एक तो खैर आप जाते ही दुकान में व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे जी ये रजिस्टर्ड भी है दुकान के नहीं रजिस्टर्ड है, उसके बाद आप इस तरह से वो आपको गाइड करता जाएगा कि ये दुकान रजिस्टर्ड नहीं है या रजिस्टर्ड है तो ठीक है। उसके बाद आपको जो रसीद मिलेगी उसके ऊपर आप कैमरा रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाएगा। अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको वो लिंक्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उसके साथ वीडियो कैमरे भी जो हैं वीडियो एनालिटिक्स चला रहे हैं। लोगों की मोहताजी नहीं है इसमें, वो लोगों को गिनेगा कि कितने बंदे अंदर आए, क्योंकि कई लोगों की ये भी सुनने में मिला है कि लोगों ने घरों में सर्वर लगा लिए, तो इधर से रसीदें निकलती हैं तो 100 निकलेंगी तो 40 हम पीछे से रिपोर्ट करेंगे। उसको रोकने के लिए अब वीडियो एनालिटिक्स लगेंगे कैमरे से कि कितने लोग बैग लेके निकल रहे हैं, और उसको हर वक्त कंप्यूटर मैच करेगा कि रसीदें कितनी निकली, लोग कितने निकले। तो ये सिस्टम जो है, टैक्स चोरी सारी दुनिया में होती है लेकिन सिस्टम के ज़रिए से पकड़ा जाता है। तो सिस्टम नीड्स इन्वेस्टमेंट। अब बाहर के मुल्क के कुछ लोग हमारी इमदाद कर रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद भी हमें भी तो अपनी इमदाद करनी है ना, पैसे खर्च करने चाहिए। 45 अरब का बजट था इस वक्त सारा FBR का, जिसमें से 35 अरब उनकी तनख्वाहों का खर्चा है, 10 अरब सारा इन तरह के कामों के लिए मिलता है। हमारा टैक्स जो है डबल हो सकता है अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर खर्च करने पर, जो खर्चा हम बाकी PSDP पे उधर तरक्याती खर्चे और उन पर इधर उधर खर्च जाते हैं। PIA अकेला ही जो है 43 अरब महीने का आपसे लेके खा रहा है। ये पैसे अगर आप 43 अरब एक साल में एक दफ़ा दे दें FBR को, तो अपने आप को अब सारी दुनिया लोगों के यानी नेमलेस और गेटलेस ऑफिसेस, ये रिश्वत लेने का सिलसिला भी बंद हो जाए कि लोगों को पता ही ना होगा क्या है सिस्टम जो है वो लोगों को। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ कब से आप लोग ये इस वक्त टेस्टिंग से, यानी वो मशीन लर्निंग होती है, तो मशीन लर्निंग से गुजरा इस्लामाबाद जोन के अंदर, और जो ही वो मशीन लर्निंग पूरी होती है तो इसको अवेलेबल कर दिया जाएगा सारे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी डॉक्टर हामिद अतीक सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कराची की सियासत में क्या हो रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे। MQM ने गुज़िश्ता दिनों एक जलसा किया, बड़ा ज़बरदस्त पावर शो उनका रहा, और अब लग ये रहा है कि MQM जो है उसने अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग का एक तरीके से आगाज़ कर दिया है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर रहनुमा है MQM के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब, वक्त दिया आपने। सबसे पहले तो ये बताएं, आजकल एक टर्मिनोलॉजी चल रही है बड़ी ज़्यादा, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन से पहले शुरू होती है और इलेक्शन के नतीजे तक आती है। ठीक है। तो पहली जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें जिसमें मुश्किलात का सामना दरपेश है वो है डिलिमिटेशन, जिसमें काफी कुछ इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, फिर उन्होंने मजीद अपनी कंप्लेंट्स मांगी हैं जो हमने विद द बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस उनको दिए हैं। कहाँ कहाँ जर्रीमैंडरिंग हुई है, कहाँ कहाँ पॉलिटिकल बाउंड्रीज हुई हैं, कहाँ कहाँ एथनिक बाउंड्रीज हुई हैं, वो हमने दिए हैं। तो वो हमारा काम चल रहा है। लेकिन एज फार एज पॉलिटिकल लिविंग प्लेइंग फील्ड इज कंसर्न कि हाँ MQM पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और मुश्तबा होकर कराची में वाहिद MQM ही की सरगर्मियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो कि मुख्तलिफ टाउन्स में अपने जलसों का इनेकाद शुरू कर दिया है। बहुत सारे इशूज़ हैं, डेफिनेटली ऑफिसेस के इशूज़ हैं, फाइनेंशियल इशूज़ हैं, लेकिन पार्टी बहरहाल पहले से ज़्यादा प्रॉस्पर कर रही है, पहले से ज़्यादा ग्रो कर रही है सारे मसाइल के साथ, जो कि दूसरी जमातों के साथ
ये मसाइल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोगों ने एक जलसा किया था और बहुत अच्छा जलसा रहा, बड़ा ज़बरदस्त पावर शो था, उसमें 18वीं तरमीम के बारे में बात हुई कि अब 18वीं तरमीम के साथ आगे चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये 18वीं तरमीम से क्या इश्यूज हैं आप लोगों को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि 18वीं तरमीम को 6-8 माह पार्लियामेंट्री कमेटीज ने बड़ा बैठ के डेलिब्रेट करके उसको जो है ना वो इवॉल्व किया, लेकिन फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ कोर्ट्स की सूरत में आई, और जब कोर्ट्स की सूरत में आई और 18वीं तरमीम की जो एक्चुअल जो मुबारकबादें हमें मिलनी चाहिए मिल रही थी, वो ये था कि जो एंड यूजर है, जो एंड हमारा वोटर है, उसको इससे फायदा मिलेगा और विफाक की अपनी जो सैंक्टिटी है वो भी बरकरार रहेगी। लेकिन जब इसकी इंटरप्रिटेशन आई, जो अमल में आया, तो फिर यह इल्म हुआ कि सूबों के अंदर एक जो खानदानी राजधानी बनी हुई है, ये 18वीं तरमीम तो सिर्फ उनके फायदे के लिए इस्तेमाल हुई और अदालतों ने भी उनके फायदे के लिए इंटरप्रिटेशन की। और कहीं अगर अदालत ने, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 140 की तशरीह की, तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि अदालत पूछे कि मेरे इस फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ। उसके लिए फिर साइल को दोबारा वकील करना है, लाखों रुपए खर्च करने हैं, अच्छा। इस्लामाबाद के चक्कर लगाने हैं, और फिर दोबारा अपील पर अपील, और फिर उसके बाद वहां पर एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस 18वीं तरमीम में यकीनन एक और सबसे बड़ा फ्लॉ ये कि विफाक की पोजीशन अब सेरेमोनियल हो गई। जैसे गवर्नर है सूबों के, अब सूबों के गवर्नर के पास ना कोई अमलदारी है, ना रेट है, ना वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसी तरीके से गाइड कर सकते हैं या काउंटर कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी है, हर सूबे ने अपनी एंटी करप्शन बना ली है, जहां जो ऑफिसर नहीं सुनता उसकी आर्म ट्विस्टिंग कर देते हैं, अपने हिसाब से एंटी करप्शन चल रहा है। नैब का रोल तकरीबन खत्म हो गया या मुतनाज़ा हो गया। लोकल गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेंट है, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, सिंध तो खैर मिसाली है। कोई लोकल गवर्नमेंट ऐसा नहीं है जिसमें आपको वज़ीर आला की दहलीज पे माथे रखने हो तो आपके चेयरमैन को पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी का रोल है, भाई डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया ना, 250 पे आ गया, पेट्रोल 40 रुपए कम हो गया, डीजल 20 रुपए कम हो गया, लेकिन ये कौन चेक करेगा कि ग्रोसरी नीचे क्यों नहीं आ रही है? कौन चेक करेगा कि दूध नीचे क्यों नहीं आ रहा? कौन चेक करेगा कि ये जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं ये नीचे क्यों नहीं आ रहे? कोई मैकेनिज्म नहीं है 18वीं तरमीम में। ब्यूरो ऑफ सप्लाई सो रही है, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मजे कर रहे हैं अपने दफातर के अंदर। इसी तरीके से पुलिस रिफॉर्म से लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। सिंध में खासतौर पर हर 3 माह बाद रेंजर्स को प्रोविंशियल कैबिनेट के फैसले की तरफ देखना पड़ता है कि जी वो सिर्फ एम्पावर करें, जराइम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस तरह के ये तमाम के तमाम मामला जो है वो NFC और 18 अमेंडमेंट की छतरी के अंदर मेरा ख्याल है कुछ खुदमुख्तारी जो है ना ये अपनी हुदूद क्रॉस कर गई है। तो इसको काउंटर करने के लिए हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले 140A की दोबारा तशरीह की जाए, 140B लाया जाए, 140C लाया जाए, और यही हमारा 18वीं तरमीम में सबसे बड़ी हमारी शिकायत है। तो ये जो आपकी शिकायत है ये पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो तो कहते हैं कि जी हमने बड़ा इनकलाब हम लेकर आए, 18वीं तरमीम हमने पास कराई है, और उसके देखें कितने उसके चर्चे करते हैं वो लोग। तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा इस पर? देखिए, लाएअमल तो जाहिर है जो चीज पार्लियामान से होनी है वो पार्लियामान से ही होनी है, 2/3 मेजोरिटी ने करनी है। MQM को अल्लाह ताला ने हुकूमत बनाने और गिराने का एक जिम्मा दिया है, तो अब हम ये चाहते हैं कि जब इलेक्शन जीते और भरपूर तरीके से जीते हैं, तो विफाक की कोई भी जमात हमारे पास आती है तो हमारा पहला मुतालबा तो ये होगा कि किसी भी तरीके से 2/3 मेजोरिटी से इस अमेंडमेंट्स के अंदर इस्लाहात लेकर आए, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू द फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल। सही है। और अगर वो नहीं होता तो भाई कोई कमीशन बनाए 4-6 महीने का दोबारा, जो मुतनाज़ क्लॉज हैं, जो शुतर बेमहार क्लॉज हैं, उनके ऊपर गौर फिक्र किया जाए ताकि चारों सूबों में अवाम को एक यकसा रिलीफ मिले। जैसे मैंने आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें हम जो है ना, या करप्शन, इनके ऊपर हमें असरनो गौर करना चाहिए, हमारा मुतालबा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन में पहले से ज्यादा नशिस्तें जो कि 2018 में RTS की बदौलत हमसे छीनी गई, हम जीत कर इस पोजीशन में आ जाएंगे कि कराची ता पेशावर तमाम लोगों की नुमाइंदगी पार्लियामान में करेंगे और जबरी जबरदस्ती
ये करवाएंगे ये तमाम तरह। सही है, सही। ये बड़ी मजेदार आपने बात की कि आप लोगों को जिम्मा मिला हुआ है हुकूमतें गिराने बनाने का, लेकिन जिसके साथ हुकूमतें गिराते बनाते रहे हैं बहुत अरसे तक, वो है पीपल्स पार्टी। अब सईद गनी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें उन्होंने बड़ा खुलकर कहा है कि MQM ही है जो कराची में टेररिज्म के जिम्मेदार रहे हैं, और अब आप दोनों इत्तेहादी भी रहे हैं, तो ये क्या मतलब, ये क्या बात हो रही है? ये तो समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, पीपल्स पार्टी का मसला ये कि उनकी एक तो याददाश्त जो है ना वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना तो वो हर हद पार कर जाएंगे। वजीर आजम के लिए भी, वजीर खारजा के लिए, सेनेट के चेयरमैन के लिए, अभी आप देखिएगा वजीर आला के लिए, वो ये सब बातें भूल जाएंगे। ये तो वो सिर्फ सिंध के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहते हैं। टेररिज्म का जितना वास्ता पीपल्स पार्टी से है और टेररिज्म का जितना निशाना इनकम बनी है, तो मेरा ख्याल है कि वो पीपल्स पार्टी को ये बात कहनी नहीं चाहिए, खास तौर पे जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत उसी टेररिज्म के नतीजे में हुई, तो वो अपने एलाइज को ये बात कहते हैं तो कुछ माफी और ज़मीर भी होना चाहिए, कुछ सियासत के उसूल भी होने चाहिए। अफसोस के साथ ये कि मुनाफिकों की वो सारी निशानियां इलेक्शन से पहले हमारे पीपल्स पार्टी में आ जाती हैं कि बोलो तो खुल के झूठ बोलो, वादा करो तो उसकी पासदारी ना करो कि हाँ जी कोई आसमानी सही बात थोड़ी है, मुआहिदा ही तो किया है, और उसके बाद जो है ना वो झूठ की बुनियाद पर इतना प्रोपेगेंडा करो कि वो सामने वाले के तमाम अच्छाइयों को भी जो है ना वो आप भुला दें और अपनी बुराइयों को जो है ना वो आप इंडोर्स करें। तो मैं समझता हूं कि ये अफसोसनाक रवैया पीपल्स पार्टी का। बिल्कुल। और आज 18 अक्टूबर है, बेनज़ीर साहिबा वापस आई थी कराची में, दहशतगर्दी का हमला हुआ था, बहुत सारे जो कारकुन थे पीपल्स पार्टी के वो शहीद हुए थे, आज वो दिन भी है। अच्छा, आप लोग अब इंगेज कर रहे हैं दूसरी पार्टियों से, वो जहांगीर तरीन साहब से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है, वो क्या सिलसिला है? नहीं, इस्तेकाम पार्टी के साथ हमारा वैसे कराची में कोई इंतखाबी राब्ता नहीं है। ये जो हमने जुमे के दिन रैली निकाल रहे हैं फ़लस्तीन की यकजहती के लिए, मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन के, उस हवाले से तो हम तमाम छोटी बड़ी जमातों से रब्ता कर रहे हैं, हम जमात इस्लामी से भी कर रहे हैं। ओके। लेकिन इस्तेकाम पार्टी के साथ हमारा कोई इलेक्शन इस्तिलाहात अभी तक सामने नहीं आया, ना ही हमें कोई नजर आ रहा है। और वो जो कराची में आपका इत्तेहाद बना है JI और JUI और जो GDA के साथ, उसमें अब आप लोग PMLN को भी शामिल करने की दावत दे रहे हैं? देखिए, PMLN का रिवायती तौर पर अब वोट कराची में कमजोर हो गया। किसी जमाने में 12 MPs होते थे, तो हमारी ख्वाहिश यही होगी कि PMLN जो है वो हमारे साथ इलेक्शन अलायंस में खुद पहल करे, क्योंकि यहाँ पर हमारा GDA के साथ इत्तेहाद एक हो चुका है। इसी तरीके से हमारा जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इलेक्शन में बहुत अच्छी एडजस्टमेंट और एक अच्छी हमारी वर्किंग रिलेशनशिप होने जा रही है। तो ऐसी सूरत में PMLN को भी चाहिए कि अगर वो अपने आप को मेजॉरिटी सीट्स देखते हैं पाकिस्तान में, तो वो सिंध के अंदर MQM को जरूर सपोर्ट करें। ये हमारी उनसे दरख्वास्त भी है, तजवीज़ भी है। थैंक यू जी। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। सेहतमंद जो तर्ज ज़िंदगी है, उस सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी में जिस्म जो है उसका ज़ामिन है। आप वो कहते हैं ना तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। हाँ। तो वो हर नेमत आपको छोटी लगेगी अगर आपके जिस्म में कोई नुक्स हो या कोई मसला मसाइल आ जाए। अब जहाँ सेहतमंद ग़िज़ा हमारे लिए नहायत ज़रूरी है, वहीं सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की भी बड़ी अहमियत है, और फिटनेस लाइफ स्टाइल ये बहुत हम कम इसको तवज्जो देते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखना ये भी बड़ा ज़रूरी है, वहीं हमारे लिए खाने के मुतालिक भी कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आज हम आपको 5 ऐसी सरगर्मियों के बारे में बताएंगे कि जो खाने के बाद करने से माहिरीन ने मना किया है और उनसे सेहत पर बड़े बुरे असरात मुरतब होंगे। अब खाने के बाद जहां इंसान चाको चौबंद महसूस करता है, वहीं पर खाने के बाद सुस्ती महसूस होना भी कोई नई बात नहीं है। और दोपहर के खाने के बाद अगर आप लस्सी पड़गा लें तो फिर तो और ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। अब सुस्ती महसूस होने पर फ़ौरन सोना जो है वो सेहत के हवाले से नुकसान, खाने के बाद फ़ौरन सोए ना, नहीं, ये तय हो गया। और लेटने के हवाले से तो वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद लेटे नहीं, थोड़ी सी चहलकदमी हल्की फुल्की सी कर लें, उसके बाद फिर ज़रा बैठें और रिलैक्स करें। तो खाना जो है वो सोना नहीं चाहिए, उसके बाद सही तौर पर हजम नहीं होता और इंसान मोटापे और मैदे के अमराज में मुब्तला हो जाता है। ठीक है। अच्छा, लोगों की एक बड़ी तादाद खाने के फ़ौरन बाद सोने को तरजीह देती है, तो तिब्बी माहिरीन ने जो है वो सबने कह दिया और शिफा ने भी कह दिया है। तो मैंने जब कह दिया तो तिब्बी माहिरीन का आपने
हाँ, मैंने कहा तो बता दो ना फिर कि तिब्बी माहिरीन भी ये कह कहते रहे हैं, ठीक है। और फिर शिफा ने भी चूंकि ये बात कर दी तो तिब्बी माहिरीन की बात इंडोर्स हो गई। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि खाने के फौरन बाद फल खाते हैं, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि जी जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि खाने से कम 1 घंटा या 2 घंटा पहले फल खाना ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुझे समझ नहीं आई ये बात, लेकिन चलो फौरी तौर पर फल हजम नहीं होता तो फिर नुकसानदेह होता है, तो ये भी जब करना चाहिए हमें। बिल्कुल। तो खाने से 2 घंटा पहले फल खाएं, मैं फल बिल्कुल। खाऊं, बिल्कुल 2 मिनट पहले ना खाऊं। लेकिन इसकी आप एक चीज़ ये देखें कि ये अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में हम जब जाते हैं तो वो लोग आपको सैलेड या जो फर्स्ट कोर्स होता है वो हाँ। सैलेड या फ्रूट्स या इस किस्म की चीज़ें खाने से पहले सर्व करते हैं। एपेटाइजर 2 घंटे पहले तो नहीं देते ना नहीं वो। देते, हाँ, लेकिन आधा घंटा 40 मिनट तो खाना बनने में लग ही जाता है, और फिर जब तक वो लाते हैं आप बातें शुरू करते हैं। हर चीज़ जो है फ्रूट या सब्जी वो अगर रॉ आप ठीक यूज़ है। कर रहे हैं तो वो खाने से पहले आप कोशिश करें। अच्छा, खाने के बाद नहाने का क्या सिलसिला है, ये भी जरा हमें बताएं। इसके हवाले से भी कहते हैं कि संगीन नुकसानात हो जाते हैं, और खून में हजम होने वाला जो खाना है वो गुस्ल के दौरान पूरे जिस्म में मुंतकिल होता है। अच्छा। और ऐसा करने से हाजमे की शरह मुतासर होती है, जो निज़ाम हाजमा के लिए फिर मुज़र है। ओए होए। अच्छा, इसके अलावा हमारे यहाँ खाने के बाद चाय का बड़ा रिवाज है, जो बहुत सारे लोग जो चाय पीते हैं, मैं तो उससे बिल्कुल दूर हूँ माशाल्लाह ऐसा से, है, अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है। तो चाय भी एक तरह से तेजाबी होती है, और तेजाबियत हाजमे के अमल पर असरअंदाज होती है। जी। तो चाय की ये तेजाबियत खाने के जरिए ले जाने वाले प्रोटीन को हजम करना मुश्किल बनाती है, और इसके अलावा खाने के फ़ौरन बाद जो चाय जो है वो आयरन को जज्ब करने में भी मुदाखलत करती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर मर्दों में एक चीज़ ये होती है एक आम, कि वो खाने के फ़ौरन बाद कम वक्त जाके सिगरेट पीते। रोजा हाँ, खोलते हुए सिगरेट नाज़रीन, खोलते। सिगरेट पीने वालों को आप बस उनको मुलाहिजा करें कि खजूर, अभी अजान हो रही है, आखिरी सिगरेट पीना वैसे ही जो है वो एक इंतहाई नशा है, जो कि हाँ। नहीं करना चाहिए, गलत है, गलत है, गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर खाने के बाद पीते हैं आप, तो वो 1 सिगरेट 10 सिगरेट के बराबर होता है, फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है ये, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ये वो थे 5 काम 5 जो कि अच्छा, तो जो कि बात हो गई खाने की, तो नींद तो आ रही होती है, थोड़ी नींद आ रही होती है, नींद चारपाई पे जो आती है ना, कमाल भाई, वाह वाह वाह। और बिल्कुल। और बड़े सर्दियों सगीर की में जो धूप में। फर्नीचर बनते हैं ना, वो फर्नीचर वो अच्छा होता है जिस पे आप बैठने के साथ साथ लेट भी सकें, उसमें चारपाई को एक कमाल। और फिर सर्दियों में चारपाई धूप पर पड़ी हो और खाने के बाद फिर आप उस पे लेटें तो फिर। पेशावर के पास एक बड़ा इलाका है ज़बरदस्त किस्म का, वहाँ चारपाइयाँ बनती हैं, बड़ी मज़ेदार कमाल चारपाइयाँ बनती हैं, तो वो ज़रा देख लेते हैं। जीशान काका खेल हमें बता रहे हैं। जी बताइए जीशान साहब। जी अवैस और शिफा, सुबह बखैर आपको या हमारे देखने वालों को, जिस किसी को भी चारपाई चाहिए तो वो पेशावर के डबगरी बाज़ार आए, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ पेशावर का नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा का मरकज़ है। यहाँ से जो है चारपाइयाँ सप्लाई की जाती है, मुख्तलिफ़ अक़साम के चारपाइयाँ यहाँ पर तैयार की जाती है। 3 जो मेन अक़साम है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। एक बान की जो चारपाई है, दूसरी प्लास्टिक की, नवार की, ये 3 काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है और इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये यहाँ पर बताया जाता है कि पहले ज़माने में काफ़ी ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब 50 के करीब दुकानें हैं जहाँ पर चारपाइयाँ तैयार की जाती है। एक चारपाई की कीमत 2000 रुपये से लेकर 25,000 और 30,000 रुपये तक मिलती है। न सिर्फ आम इस्तेमाल के लिए यहाँ से चारपाइयाँ ख़रीदी जाती है, बल्कि शादी ब्याह में भी यहाँ पर लोग ऑर्डर देते हैं, और उस चारपाई को जो है कहते हैं पालंग। पालंग वो चारपाई होती है जो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होती है, और उसका डिज़ाइन और नक्श निगार भी थोड़ा सा खूबसूरत होता है। इसकी जो रिवायात ज़िंदा है, लोग हुजरों में इसको इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, और फर्नीचर और जदीद दौर में भी इसकी एक अलग अफादियत है। इसलिए इसकी डिमांड ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब भी ये जो रिवायात है ये ज़िंदा है। उसी तौर पर कबायली इलाकों में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और इसकी अगर तैयारी की मैं आपको बात करूँ तो पहले मरहले में इसके पाँव और उसको जो है वो तैयार किया जाता है, ढांचा। इसके बाद जो है कारीगर इस पर काम शुरू करता है, और जो सारिफीन का डिमांड होता है, यानी प्लास्टिक से या किसी और चीज़ से, तो फिर इसको बूंदा जाता है और इसके बाद ये तैयार हो जाती है। ये मरकज़ माना जाता है, और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की जो चारपाइयाँ है वो मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया जीशान काका खेल, चारपाइयों से मुताल्लिक जो इन्होंने आगाही मुहिम चलाई। बिल्कुल, और ज़बरदस्त बड़े डिज़ाइंस और बड़े बाकायदा कलरफुल और बहुत अच्छी एक चारपाइयों की मार्केट है वहाँ पर। बिल्कुल, डबगरी बाजार। और डबगरी बाजार में वैसे तो डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के लिए भी डबगरी बड़ा मशहूर है, क्योंकि तो चारपाइयों पे लेट के डॉक्टर के क्लिनिक जाते हैं। अल्लाह माफी। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मजेदार पैकेज था, मजा आया। ओके जी, वेरी गुड। और आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे
सवेरे